Pakistan is a colonial state is an opinion. It is not a fact. We need to differentiate between anti-colonial movements and independence movements. We need to get out of our Delulu land and our delusions, thinking that Pakistan lives in a vacuum. Simultaneously, we have a quote unquote friendly nation called Afghanistan, which has been nothing but a land of warlords and exported warfare for the past many years. Like that has literally become the economy. Like, बहुत ही जेनोसाइडों की बात हो रही है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी. ट्रांस जेनोसाइड भी हम लोग मैं भी यूज करती हूँ. लाइक आई एम एक्चुअली दिस इज ऑल्सो सेल्फ क्रिटिक. समझती मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा एपिस्टेमिक जेनोसाइड हो रहा है या हमारा कल्चरल जेनोसाइड चल रहा है. आई थिंक हम लोग रिकवरी के प्रोसेस में से चल रहे हैं. सो वंस अगेन नॉट माई पोजिशन टू बी इवन गिविंग एन ओपिनियन ऑन दिस कि जी इज देयर अ below genocide, yes or no. मुझे बात थोड़ी सी अनफेयर लगेगी. And we would be lying if we say that there is a singular Pashtun cause. Glorification of violence that we indulge in simply because we are embedded so deeply in our narrow ethno-nationalistic cause that we, while speaking the voice of reason, while speaking the voice of decolonization and resistance and whatnot, are going to gloss over incidents of racist violence. I find that despicable and I find that shameful. No, please, नहीं मैं हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू पकड़ के अब मजीद सर नहीं धोना चाहती. ओके. या तो आप इन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट्स माने, और अगर आप मानते हैं कि ये मूवमेंट्स हैं एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स में पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हमारे पास होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, तो फिर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एंड इट्स हाई टाइम दैट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज लेट गो ऑफ देयर फॉल्स ऑब्सेशन विद कि जी हमारा जो प्रोविंस है वो हमारे मुल्क है जो कि हमने अपने लिए गैदर किया है. नो, प्लीज नो. We have all grown up, and there should be a zero tolerance policy for all militancies in universities, in schools and colleges, in political parties, in political movements across the board. You can't be simultaneously fighting a revolutionary war and be crying foul every time your people are killed or your people lose their lives. Origin पे जाना जानू ट्रूथ एंड reconciliation है ना, फुल ट्रूथ बोलूंगी. हाय माज. हेलो. हेलो कैसी हो आप? माज. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यू लुक गुड एज ऑलवेज. आई थिंक इट नीड्स नॉट टू बी सेड, as it's Thank just you. a fact. I think this is the Pakhtunkhwa effect. Yeah. You're from Swat, a former princely state. I'm from Hazara, कि हम the रियासत आम की princely state. So I think it's the princely state charm. वैसे जितनी भी हमारी हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ती है ना, आई फील ग्रेट. आई डोंट नो व्हाई बट आई फील गुड. सो Yeah, but this is the या. first time we're having a conversation. So why do you think that there are so many similarities between us? मुझे तो पता भी नहीं है. Like I'm planning on finding out more about you and what you think through this podcast. आहा. So I think so. Then you have an hour to decide whether I was right or wrong. So Just an hour. no, full life. So we decided to have a conversation on the idea of truth and reconciliation. इस आपने भी उस पर बात की थी. आपके पार्टी वाले अमरुल खान साहब भी इस पर बात करते. तो I would like to know just about this idea, what it is as far as you are concerned. श्योर. सो मास ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन यानी कि हक और मफाहमत पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले इस्तेमारी सियासत यानी कि कलोनियल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है. और इस पे आजकल बहुत बात हो भी रही है. और कुछ दो टर्म्स हैं जिन टर्म्स पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या उनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं जबकि उनके अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क है. तो मैं उससे सबसे पहले आपकी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी. एक टर्म आपने सुनी होगी डी कलोनियल या डी कॉलोनाइजेशन. एक है पोस्ट कलोनियलिज्म. इन दोनों में फर्क है. डीकॉलोनाइजिंग का मतलब ये है कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं कि जी हम अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं, यानी कि एक फॉरेन एंटिटी ने आके हमें ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, याडा 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, और हम उसके खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं. पोस्ट कलोनियल पॉलिटिक्स का मतलब ये है, या पोस्ट कलोनियलिज्म वाली बात कहता है कि जी कलोनियलिज्म एंड हो गया, डायरेक्ट कलोनियलिज्म एंड हो गया. वो जो इस्तेमारी ताकत थी जो हमारे साथ रिलेटेड नहीं है, जो कि हमारे ऊपर आई हुई थी और हमारे ऊपर काबज थी, वो हमारे ऊपर से अब जा चुकी है. मगर उसके होने के जो वूंड्स हैं, उसके होने के जो असरात और जख्म हैं, उसकी बाकियात हमारे माशरे में अब भी बाकी हैं और आइंदा भी काफ़ी अरसे तक बाकी रहेंगी. तो हमने ग्रेजुअलिज्म यानी कि आहिस्ता 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 स्लो एंड स्ट्रेटेजिकली स्टेप्स लेके इस अमल को हमने बढ़ाना है आगे, ताकि हमारा माशरा, हमारी कदरें हील हो सकें और हम लोग आगे जा सकें. सो इट्स बेसिकली दैट. अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का बेसिकली पॉइंट क्या है? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की हम लोग बात करते हैं पोस्ट कलोनियल पॉलिटिक्स के अंदर.
हम ये वाली बात कहते हैं कि कलोनियल डैमेजेस हुए, बहुत ज्यादा हुए। कलोनियल डैमेजेस की वजह से और कलोनियल रूल के मातहत नेटिव बोर्जुआजी, यानी कि हमारे अपने अंदर के हमारे अपने लोग, जो कि बोर्जुआजी यानी कि जो अशराफियां हैं, उनको एम्पावर किया गया, उनको हमारे ऊपर लगाया गया, उनको एक निज़ाम दिया गया। और अब हमने एक इस तरह के निज़ाम की तरफ चलना है, हमने आगे किस तरफ के मुस्तकबिल के ऊपर चलना है जहाँ पे हम इन इस कलोनियल सिस्टम की बाकियात का भी तज्जिया कर सकें, उनकी वजह से हुए वाले नुकसानात का भी अहाता कर सकें, और एक मुकम्मल हक के ऊपर आ सकें कि जी किसने किसका कितना काटा, किसने हम्म किसको कितना नुकसान दिया। हम्म आपने, जिसके पास ताकत है, वो रियासत है, वो हुकूमत है, उसकी जानिब से कितना जबर और तशद्दुद हुआ, जिस्मी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इनफरादी तौर पे, सकाफती तौर पे, और सोच के ऊपर भी। हम्म सोचने और गौर व फिक्र करने के तरीका, यानी कि हम एक मसले को अप्रोच कैसे करते हैं, मुद्दे को अप्रोच कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी कितना कितना तशद्दुद किया गया। और इसके बरक्स हमने जवाब में कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ की जो कि वाजिब थी, जो कि जायज़ थी, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एब्सोल्युटली दे वर फाइन। और कितनी दफ़ा हमने भी मासूम लोगों को उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, हमने उनको सियासत, उनकी रेस की वजह से, उनकी नस्ल की वजह से तशद्दुद की भींट चढ़ाया। हम्म ये एक फलसफा है। इस हम्म पूरी सोच के तहत, ये एक सोच है, ये एक फिक्र है, इस फिक्र के तहत ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन का अमल सामने आता है, जिसमें हम ये समझते हैं कमीशन बनाया जाए, हम्म जो कि जिसके अंदर कंप्लेंट्स दर्ज की जाएं, जिसके सामने इश्यूज लाए जाएं कि जी ये एक इशू है। इस इशू के ऊपर वो कमीशन ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथ को सामने लाए अवाम के सामने कि जी सच क्या है, मुकम्मल सच, हाफ ट्रूथ नहीं। वो हम्म एक नेशनलिस्टिक या वो एक प्रो स्टेट आर्ग्यूमेंटेशन ना करे, वो एक सिंपल आके बताए कि जी इतना इतना डैमेज हुआ है, फलां ने फलां के साथ ये वाला काम किया है। और इस हक की बुनियाद पे अब हम आगे एक जस्टिस और रिकन्सिलिएशन के अमल पे चलें कि हम्म किसको माफ करना है, किसको सजा देनी है, अगर सजा देनी है तो उसके बाद फिर आगे क्या करना है, और हाउ कैन वी रेकनसाइल। या ये ये एक पूरी की पूरी सोच और फिक्र है ट्रूथ रेकन्सिलिएशन की। या सो यू रिलेटेड दिस आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन विद द सिस्टम ऑफ कलोनियलिज्म। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ चुका हूँ तो इसमें ये है कि क्या वो जो नेटिव बुर्जुआजी है जिसको जिनको कलोनियलिज्म के बाद पावर मिली, तो ये क्या, तो वो कहेंगे कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस थे एंड द वे वी प्रैक्टिस इट वाज जस्ट लाइक इनहेरिटेड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ कलोनियलिज्म। सो और इसके नतीजे में कुछ ऐसे काम हुए हमसे जिसके बारे में अब हम लाइक वी आर सॉरी, बट डोंट यू थिंक लाइक इट इज actually the negation of agency as well from those people, because the idea of colonialism is also a very contested one. मिसाल के तौर पर I was talking with Akhtar Ali Sayyed who had said that uh, अब हम कम्युनलिज्म को शक्ल से नहीं जान सकते, मतलब कि अब कोई गोरा हम पे हुकूमत नहीं कर रहा, वी जस्ट लुक एट सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड से वेदर दिस इज कम्युनलिज्म और नॉट। सो if one look at from that idea that in the या system we live in it is actually colonialism because it is doing all the things that colonial regime had once done. या So बट देन वंस अगेन, जिस फ्रेमवर्क को देखिए, कलोनियलिज्म का जो इस्तारा है, ये जो मुद्दा है, जो एक सोच है जिसके तहत, जिसको फ्रेमवर्क बना के हम बाकी मसलों को परखते हैं और एनालाइज करते हैं, ये हवा में तो नहीं पैदा हुआ। इसके मुफक्कर थे, इसके लेखक थे, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने किताबें शाया की, उन किताबों को पढ़ा गया। और एक असेंशियल रीडिंग है जो कि जब भी आप डी कलोनियल स्टडीज या पोस्ट कलोनियल स्टडीज करते हैं, उसके अंदर एक स्कॉलर है जिनको फ्रांस फैनन के नाम से जाना जाता है। yeah. अल्जीरिया से उनका ताल्लुक था, एक साइकेट्रिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, और वो जो अल्जीरियन वॉर ऑफ लिबरेशन है उसके अंदर उनका एक रोल रह चुका है हमारे पास। और उनसे बहुत मोहब्बत की जाती है दुनिया भर के डी कलोनियल स्कॉलर्स के अंदर, लेफ्ट वालों को उनसे बहुत ज़्यादा दिल्ली लगाव है। और बहुत वाजे और वाजिब क्रिटिक भी उनके काम की हो चुकी है, मगर वो जो तनकीद है उनके काम की, वो तनकीद हमारे यहाँ अभी तक बहुत कम पहुंची है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग अपने वही उर्दू, पश्तो, ब्राहवी, बलोची तर्जुमे के अंदर ही जा रहे हैं। फ्रांस फैनन की किताब रेचर्ड ऑफ द अर्थ के, विच बाय द वे इटसेल्फ इज अ ट्रांसलेशन, वो असल में किताब फ्रेंच जबान के अंदर लिखी गई थी और फिर उससे उसका इंग्लिश के अंदर तर्जुमा हुआ। बट आई डाइग्रेस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फैनन ने अपनी इस किताब रेचर्ड ऑफ द अर्थ के अंदर वायलेंस को एक साइकिल के तौर पे पेश किया। और उन्होंने बोला कि एक साइकिल ऑफ वायलेंस है जो कि कल कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में चलता है, जिसमें एवरीबॉडी लूजेस देमसेल्व्स Yeah. बट एवरीबॉडी आल्सो क्रिएट
themselves। या वायलेंस के जरिए, तशद्दुद के अमल के जरिए हम अपनी शख्सियत को बना भी रहे होते हैं। तो जो कॉलोनाइज्ड है वो भी जवाबी तशद्दुद के जरिए ही अपनी शख्सियत को बनाएगा और अपनी कथारसिस करेगा, इनखला होगा उसकी शख्सियत के अंदर से, और वो अपने आप को आज़ाद कर पाएगा। और जब वो आज़ाद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगले ही सफ़े पे चल के फैनन इंकशाफ करते हैं कि जी जब वो आज़ाद हो जाएगा तो वो फिर भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके ऊपर नेटिव बोर्जुआजी आ जाएगा। जब आप ऊपर से कॉलोनाइजर को हटा देंगे तो फिर आपका अपना बोर्जुआजी आपके सामने आ जाएगा। उससे कैसे डील करना है, फैनन के पास उसका फ्रेमवर्क नहीं है। और इसलिए हमारे भी पोस्ट कॉलोनियल और डी कॉलोनियल थिंकर्स की साउथ एशिया के अंदर आके सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं, वी आर नॉट एक्टिवली कॉलोनाइज्ड। हम ये एक इस्ताराई तौर पे अगर हम लोग बोलें तो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं जी हमने तो अपने अड्डे भी दे दिए, हमने तो अपनी फलां चीज़ भी दे दी, हमने तो ये भी कर दिया। बल्कि नहीं, पाकिस्तान की रियासत बतौर खुद एक न्यू कॉलोनाइजर है, एक नए सिरे से कॉलोनाइजेशन कर रही है। इंटरेस्टिंग थॉट है, दिलचस्प थॉट है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, अगले बहुत चंद साल इस पर बहुत कुछ लिखा जाएगा, मगर इस्टेब्लिश्ड थॉट नहीं है। इस थॉट को एस्टैब्लिश जान लेना कि नहीं, एक फैक्ट है दैट पाकिस्तान इज अ कॉलोनियल स्टेट, इज एन ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट। हम इसी वाले ओपिनियन को चैलेंज कर सकते हैं, या हम इसके मुकाबले में एक और काउंटर ओपिनियन दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी है ये नेटिव बोर्जुआजी है। ये वही बोर्जुआजी है और ये उसी बोर्जुआजी के बाकियात हैं जो कि कॉलोनियल एम्पायर के दौरान भी हमारे ऊपर रायगा थी। और आप इसकी फैक्चुअल मिसालें दे सकते हैं, बलोचिस्तान के अंदर सैंडमैन सिस्टम, जिसमें ट्राइबल चीफ्स को एम्पावर किया जाता था, आज भी काफी हद तक वो मौजूद है हमारे पास। उसके अंदर लेवीज भी थे, आज भी लेवीज मौजूद हैं। कॉलोनियल एम्पायर में हमारे पास एक सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, उस सिविल ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है आज भी हमारे पास तकरीबन वैसा ही स्ट्रक्चर है। बट आर दीज द ओनली इंस्टीट्यूशंस? नो, दीज आर नॉट दी ओनली इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा हमारे पास और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है जो कि सामने आ गई हैं। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर सेनेट है, जिसके अंदर नेशनल असेंबली है। अब उनका इलेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से चलता है और उसके अंदर एलीट कैप्चर कैसे है, उस पर भी बातचीत जारी है। इसके या अलावा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट, हम्म जो कि पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक तरीके के जरिए नहीं बल्कि एक इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर ने एक कोल्ड वॉर एरा के दौरान पाकिस्तान के एक्टिव इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन इंस्टीट्यूशंस को लगाया। हम्म वो एक और या तरह का एलीट कैप्चर है, वो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, वो एक थियोक्रेटिक एलीट है, उसका हम्म हमारे पास एक कैप्चर है। तो ये तमाम गुफ्तगुएं होने की जरूरत है, मगर ये गुफ्तगुएं तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक हम लोग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं होंगे। या अगर हम 40s के और 30s के और 20s के फ्रेमवर्क्स को उठा के 2025 के अंदर अप्लाई करते रहेंगे तो हम हम्म लोग एक लूप के अंदर फंसे रहेंगे। मैं ये समझती हूँ, टू समराइज माई आर्ग्यूमेंट, कि हम लोगों को अब डी कलोनियल प्रैक्सिस या डी कलोनियल फ्रेमवर्क के बजाय एक पोस्ट कलोनियल नेटिव बुर्जुआजी और एलीट कैप्चर के फ्रेमवर्क की तरफ आने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई हम्म पर्सनली बिलीव इन। सो एक और बात आपने की थी, मैं वो वाला पॉइंट जरूर यहाँ पे टच करना चाहती हूँ, अकाउंटेबिलिटी का, कि एजेंसी कहाँ रहेगी अगर रियासत को कहती है कि जी हमारी तो मजबूरी थी, हम तो कलोनियल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी डिड इट। वेल, ट्रूथ एंड reconciliation के अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस आर बेक्ड इनटू इट। हम्म Accountability and justice are baked into it, and sometimes an apology is accountability। या मगर वो ओके माफी एक जबानी कलाम माफी नहीं होती। या जबानी नो कलाम के बाद फिर हम्म आप एक मेमोरी बनाते हो, यू मेक अ मेमोरी ऑफ द ट्रॉमा। कि चलो या किसी का सर नहीं कट सकते, किसी को फांसियों पर नहीं लटकाया जा रहा, फिर ट्रॉमा की मेमोरी का म्यूजियम तो बनाओ ना, या या so that people know that what we have been through, so that we can go to a never again situation। या हम वहां पे जा सकें। तो अकाउंटेबिलिटी लुक्स मैनी डिफरेंट वेज, इट्स जस्ट कि हम लोगों की कितनी अनफॉर्चुनेट एडिक्शन रह चुकी है विद वायलेंस, कि हम लोग को अकाउंटेबिलिटी भी मुतशद्दिद ही नजर आती है। जब तक अकाउंटेबिलिटी वायलेंट ना हो तो हम लोगों को भी सुकून नहीं आता। okay, that was a good critique of me. Well, but the point was just that I made it like it's also you said that this idea that we are still a colonized society is not a fact but an opinion. But an opinion, I think every argument is actually an opinion in social sciences and politics as well. So अगर उस फ्रेमवर्क से अगर हम देख ले कि एक एक वक्त था जब हमको वाइट ने कॉलोनाइज किया था. So from that standpoint, it is actually true. Your argument is based on this idea that the native bourgeoisie are not actually the colonized people, but they are living with certain remnants of colonialism, and we need to like do away with those things, and that would require the truth and the reconciliation. But the second point that I discussed, that we cannot identify colonialism with those faces, but actually with practices. अगर मैं देख सकता हूँ कि जब हम पर गोरे की हुकूमत थी तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जस्ट स्ट्रेटेजिक नज़र से देखा जाता था. इट्स स्टिल द सेम. अगर मैं देख सकता हूँ कि कॉलोनियल रिजीम्स में
मज़हब को एक टूल के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था टू डिवाइड द पीपल, उनको मीनिंगफुल सियासत से दूर करने के लिए। इट्स एक्चुअली द सेम। अब अगर यहाँ पर ज़ियाउल हक रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो इस्लामिक काउंसिल बनाई थी या जो भी, वो तो कॉलोनियल रिजिम्स में भी इस्लामिक कोडिफिकेशन, वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज और ये सब होते थे। सो आई थिंक इट्स एक्चुअली अबाउट द सब्सटेंस एंड नॉट अबाउट द अपीयरेंस। I would humbly disagree on that. I think it's not about the appearance because when we say white people colonized us, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि गोरी रंगत वाले इंसान ने हमें colonize किया. या। Say white तो we mean white as an a race. It's individuals जो कि अपने enlightenment era की politics, अपनी civilizational politics कि जो हम लोगों को civilize करना चाहते हैं के तहत foreign और alien lands के ऊपर गए और दे वर नॉट नेटिव टू दोज लैंड्स, उनकी उन लैंड्स के अंदर किसी किस्म की गवर्नमेंट्स नहीं थी और उन्होंने फिर उनको एक्टिवली कॉलोनाइज किया और उनको सप्रेस किया और उनको ब्रूटलाइज किया, राइट? ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसके ऊपर फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और अभी भी कंटिन्यू डीकॉलोनाइजेशन वापस चल रही है, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज ने अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम की। दैट इज हाउ इट वाज। उस इंडिपेंडेंस क्लेम करने के बाद अब आपका एक स्टेट बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना है। और स्टेट बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग ये बोलें कि जी एवरीथिंग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलवाई और 15 अगस्त 1947 को एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वी ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये एक डिल्यूजन है। और मैं ये समझती हूँ कि ये डिल्यूजन आती भी बजाते खुद डी कलोनियल थिंकिंग के जरिए है। मैं इसके अंदर डी कलोनियल थिंकिंग को ही बरसर इल्जाम ठहरा रही हूँ, ओके। क्योंकि आपके पास उस जमाने की, उस एरा की जो डीकॉलोनियल थिंकिंग है, उसके अंदर व्हाट हैपेंस ऑन द डे टू ऑफ रेवोल्यूशन का मवाद मौजूद है। हालांकि उन्हीं किताबों के अंदर, फॉर इंस्टेंस मैंने रचर्ड ऑफ द अर्थ की आपको मिसाल दी, उसके अंदर कह दिया गया है कि जी उसके फौरन बाद आपको सुपर नेटिव बुर्जुआजी आ जाएगा। मैं जो क्रिटिक कर रही हूँ हमारे प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग या गैर इस्तेमारी या इस्तेमार मुखालिफ सियासत वाली जो जो हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट है साउथ एशिया के अंदर, उसकी कि जी फिर क्या, व्हाट या। नेटिव बोर्डबाजी के साथ आपने कैसे डील करना है? या। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नेहरू हैड अ प्लान, वी ओके। डिडंट, एंड ओके। दैट इज वेरी फॉल्टेड। और वो प्लान आइडियल है? नो। प्लान परफेक्ट है? नो। बट हैज इट डिलीवर्ड रिजल्ट्स? यस, इट हैज डिलीवर्ड रिजल्ट्स। क्या इसका मतलब ये है कि 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, क्या इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज, नेशनलिस्ट इंसर्जेंसीज, नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं? नॉट एट ऑल। इंडिया हैज वे मोर इंसर्जेंसीज कंपेयर टू पाकिस्तान। वेल, in terms of the fact that India has also a lot of states, तो इस वजह से भी वो वाली बात है, मगर like they do have a lot of insurgencies over there as well, but at least do they have nation state का, modern state building का एक apparatus, एक system, एक thinking, एक ideology क्या मौजूद है कि वो उसको simultaneously address भी कर सके और repair भी कर सके? Are you getting what Yeah. I'm trying to say? Yeah, yeah, I'm ये getting it ये definitely. चीज, Yes. ये प्रोसेस, ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। Yeah, इट हैज टू I'm कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ये नहीं है कि चुटकी बजाई हमने ये किया और हम डीकॉलोनाइज हो गए, या yeah. हम आए जी और छू मंतर हम लोगों ने किया और अब बस जी वाह पोस्ट कॉलोनियल रिपेयर हो गया हमारे पास। भाई इतनी एडवांस्ड आपके पास सिविलाइजेशंस हैं। एंड एडवांस से मुराद मेरी ये नहीं है कि वो हमसे बेहतर है और हम कमतर हैं। एडवांस से मुराद मेरा ये कि दे हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम। Yeah. मैं एडवांसमेंट को टेम्पोरल समझती हूँ, वक्त के तनाजर में Mm-hmm. देखती हूँ। कनाडा को देख लें, अमेरिका को देख लें, जिनके अंदर सेटलर कलोनियलिज्म था, क्या उनका इंडिजिनस पीपल्स का और कनेडियन स्टेट का या इंडिजिनस पीपल्स का और अमेरिकन स्टेट का सिस्टम रिपेयर हो गया? नहीं हुआ। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, Yeah. इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। हम कह रहे हैं वो प्रोसेस तो शुरू करें। सारे बैठ के बोल रहे हैं कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। भाई क्या इलाज करेंगे? इलाज तो Mm-hmm. दें। Yeah. क्या हम रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान वॉज कॉलोनाइज्ड? यस, वी रिकग्नाइज। क्या हम रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंस हुई? यस, वी रिकग्नाइज। क्या हम रिकग्नाइज करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग with all of the nations and the peoples that live within it at an ideal level, at an optimal level? Yes, we recognize. Then what? फिर क्या करेंगे? हल क्या है? मुझे हल बताएं। हम ये समझते हैं कि इस जख्म पे मरहम रखने के लिए, जख्म नहीं है, नाउ इट इज एक ब्रोकन लेग with Yes. an open fracture Mm-hmm. Mm-hmm. and all factions inside the wound. Yeah. In addition to treating the wound, जिसके लिए हमें काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत है, देयर आल्सो नीड्स टू बी अ हीलिंग प्रोसेस एंड दैट हीलिंग प्रोसेस हैज टू कम Yes. फ्रॉम अ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। Yes, we will come to this process of healing as well. लेकिन आपकी पूरी जो आर्गुमेंट थी उस इन प्रेमिसेस पर बेस्ड थी कि पाकिस्तान में भी उस तरह से कलोनियलिज्म के खिलाफ एक स्ट्रगल लड़ी गई थी। वेल द फैक्ट इज दैट वी डिडंट फाइट एनीथिंग।
against the system of colonialism. I had discussion with Ishtaq Ahmed as well, and he had disagreed with this point. He had said that actually the people who were aiming to create Pakistan, and I'm using the word create intentionally, they were not anti-colonial at all. So that's the Yeah. that's the point. The first point. The second thing that you said about like the optimal and ideal, I think no one would say that we want to have a society, or we can have a society that would work at an ideal level. We are looking at it like from the stand, like comparatively look at India, again now Bangladesh, so we are just comparing it from that standpoint and not like at an ideal level or something else. So ओके, आई and कम टू द फर्स्ट पॉइंट आपका था कि जी पाकिस्तान के अंदर तो एंटी कलोनियल किसी किस्म की जंग लड़ी नहीं गई, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो एंटी स्टेट एक स्कूल ऑफ थॉट है, which is a very valid school of thought, no doubt about it, but it's at the end of the day it is a school of thought, right? Because that's how I'm going to position it and posit it. उनका जो क्रिटिक है पाकिस्तानी स्टेट के स्ट्रक्चर का और पाकिस्तानी स्टेट की डेवलपमेंट का, आई एम ऑल्सो क्वाइट क्रिटिकल ऑफ इट बाय द वे, लाइक आई मीन वी ऑल शुड बी क्रिटिकल ऑफ इट सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स समथिंग बेटर। वो एक बात मिस कर जाते हैं कभी कभार, तो मैं कुछ बातें यहाँ पे करेक्ट करती हुई चलूंगी। आई देयर वर मेनी एंटी कलोनियल मूवमेंट्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राइट? Many. I think Khilafat movement in a way was decolonial and anti-colonial. There's no doubt about it. I think Pashtun Zalmay was an anti-colonial, yeah, and but there were movements within the territory that now constitute Pakistan, but they were not the movements that were aiming to create Pakistan. आई जी मैं बिल्कुल मैं चीज़ की तरफ मैं आना चाह रही हूँ। तो देयर वर मेनी मूवमेंट्स, आपके पास मल्टीपल जगहों के अंदर मूवमेंट चल रही थी और इनके मूवमेंट्स के मेथड्स के अंदर फर्क था। Mm-hmm. मसला बेसिकली हुआ, एक मूवमेंट थी जो कि बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थी, वो लड़ाई नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी बनी 1911 1913 के अंदर मुस्लिम लीग के नाम से, तो उनका जो फर्स्ट चार्टर ऑफ डिमांड्स है या चार्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप वो पढ़ें तो वो बड़ा रेकन्सिलिएटरी है कि जी हम बड़ी तमीज के साथ चलेंगे, कि हमारे Mm-hmm. पास राइट नाउ द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आर इन पावर, Mm-hmm. हम लोग इनके खिलाफ एक आर्म्ड इंसर्जेंसी नहीं कर सकते द वे इट इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन अदर पार्ट्स ऑफ कोट अन कोट इंडिया। इंडिया इटसेल्फ इज अ कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि मल्टीपल हमारी तो मल्टीपल Mm-hmm. रियासतें थी ना। इंडिया तो इसने आके बनाया है, भारत जो है वो तो आके हमारे पास यूके गोरे ने आके बनाया हमारे पास। Yeah. मल्टीपल मूवमेंट्स हमारे पास चल रही हैं, कहीं पर आर्म्ड इंसर्जेंसीज चल रही हैं, उनको फायर पावर के जरिए रोका जा रहा है। हम अगर एक रेकन्सिलिएटरी पाथवे लेते हैं, अगर हम तमीज तरीके से ब्रिज करते हैं गैप को बिटवीन द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया एंड द मुस्लिम यूथ एंड आर ब्रिटिश लॉर्ड्स जो कि हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और हम उसके जरिए अपना एक इंडिपेंडेंस का या फ्यूचर पाथवे अगर हम एक चार्ट करना चाहें, तो हाउ इज दैट गोइंग टू लुक लाइक? It's ironic that I'm saying this because I'm very critical of Muslim League's methods in the early 1900s. Yeah. But that is the method that won. That one. Okay. And Okay. that is how history is written. There are Okay. methods that win and there are Mm-hmm. methods that lose. Yeah. तो अगर आप एक हिस्टोरियन हैं और आप आगे फ्यूचर में बैठ के माजी के अंदर देख रहे हैं, तो इवेंचुअली जिनके हाथ के खेले हुए कार्ड्स जीतेंगे, Mm-hmm. दे गेट टू राइट द रूल बुक, एंड Yeah. देयर लाइज पाकिस्तान प्रॉब्लम, Mm-hmm. that there were multiple people engaged in an anti-colonial struggle. It wasn't necessarily an independence movement. It was Mm-hmm. just an anti-colonial struggle. उसमें कोई रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, किसी का अफगान नेशनलिज्म है थोड़ा बहुत, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का पंजाबी नेशनलिज्म है, किसी का लेफ्ट विंग नेशनलिज्म है, किसी का मुस्लिम नेशनलिज्म है, किसी की एंटी आर्म्ड इंसर्जेंसी है, एंड मॉडर्न नेशन स्टेट बिल्डिंग के प्रोसेस का जिक्र हो रहा है, गांधी की मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल, there are many movements that are working that are anti-colonial. We need to differentiate between anti-colonial movements and independence movements. Okay. इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हमारे पास स्टार्ट होती है 1940 ऑनवर्ड्स, जब पाथवे टू इंडिपेंडेंस क्लियर होना स्टार्ट हुआ। Mm-hmm. जी अब लग रहा है वर्ल्ड वॉर 2 आ गई है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा होनी है, पंजाबी सोल्जर्स पश्तून सोल्जर्स इन लोगों को चाहिए, कश्मीरी सोल्जर्स भी इन लोगों को चाहिए। इसके बदले में गिव एंड टेक हमारे पास हो सकता है। वी कैन Mm-hmm. बार्गेन विद द स्टेट दैट इज कॉलोनाइजिंग अस। वाजे हमें नजर आ रहा है कि द लेबर इज गोइंग टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, कंजर्वेटिव्स आर गोइंग टू गो आउट ऑफ पावर। उनका एक वाला नैरेटिव है कि हम लोगों को वी शुड लेट गो ऑफ टेरिटरीज दैट वी हैव ऑक्यूपाइड, ताकि हम लोग अपने यूके के ऊपर हम लोग फोकस कर सकें। अब क्या करें? अब हमें नेगोशिएट करने की जरूरत है। और जब उस नेगोशिएशन टेबल पे बैठने की बात आई, तो आपकी मिलिटेंट और आपकी इंसर्जेंट फोर्सेस के पास वो नेगोशिएशन की टूल किट ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 70 साल उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की हुई। Yeah.
गुड सरफरोशी पॉइंट। की किताब हमारे दिल में है, जो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वेरी पावरफुल, वेरी impactful, is going to be relevant for the next 200 years. But you do not know how to sit on the table and talk. And the people who know how to sit on the table and talk, they won. आखिरी 7 6 साल उनके पास थी वो हम्म। नेगोशिएटिंग पावर, उनके पास वो टूल किट थी, उनके पास उस टूल किट की सुप्रेमेसी थी, बिकॉज दे हैव बीन एंगेजिंग इन इट फॉर द पास्ट 30 years, फॉर द पास्ट 35 years, एंड दैट इज वाई उनका हाथ कामयाब हो गया. दैट इज वाई दे वेंट अहेड एंड दे वर एबल टू डू इट. सो और ये फिर रीजनली भी अगर आए तो ये खत्ते के अंदर भी आपको कुछ किसी किस्म में डिफरेंसेस नजर आएंगे. मैं समझती हूँ कि मैंने जो आपको अपना एक ओपिनियन पेश किया है, ये ओपिनियन भी बजाते खुद काफी रिडक्टिव है. ग्रैन्युलैरिटीज और छोटी छोटी डिफरेंसेस हमारे अंदर काफी मौजूद हैं. ये मानना कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो बहुत क्लियर हेडेड थी, उसके पास एक बहुत या। क्लियर कट एजेंडा था, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, इज आल्सो गोइंग टू बी फॉल्स, बिकॉज दे वर सेइंग समथिंग एल्स इन 1940, देन दे वर सेइंग समथिंग एल्स इन 1946, then they were saying something else in early यस। 1947. And by the यस। middle of 1947, when partition was being planned, we were like, okay, we've gotten a moth eaten version of Pakistan that we wanted to get. So where do we go ahead from here? मैं ये कहती हूँ कि sitting down and lamenting and grieving perpetually and continually over हाय what happened between 1940 and 47, I'm bored, I'm done, because I think ये जो critical Pakistan studies है, I call it critical Pakistan studies, you know, जब आप पाकिस्तान studies की critique करते हैं, I am critical of the critical Pakistan studies now as well. हम्म। I think it is redundant. It is एक्सट्रीमली रेपिटेटिव. वही गिने चुने 4 5 पॉइंट्स हैं, वही गिनी चुनी 4 5 किताबें हैं जिनके आर्टिस्ट को बार बार रिपीट कर रहे हैं. नो बडी इज कमिंग टू पोस्ट colonial रिपेयर, कि या। व्हाट डज अ colonial repair look like, and I want to start having a conversation about that. या। That is where we ought to be, that is where we need to be. And while we are having that conversation, while we are having that conversation, this point needs to be made. We need to get out of our delulu land and our delusions, thinking that Pakistan lives in a vacuum, that we are not ओके। surrounded by two countries that are nuclear power. A third country that possibly has 3 to 4 nuclear warheads is very expansionist. Axis of resistance की एक बहुत weird किस्म की geopolitical तरीकत है काम करने की. Simultaneously, we have a quote unquote friendly nation called Afghanistan, which has been nothing but a land of warlords and exported warfare for the past many years. Like that has literally become the economy of those very lands. Like कुछ रियलिटीज को हम लोगों को भी कंटेंट करना होगा. हर वक्त जूता पकड़ के अपने मुंह में मारने से कोई फायदा नहीं होता. कभी कभार आपको जूता नीचे रख के अपना मुंह साबुन के साथ धो के खुद गले लगा के कि माना कि तुम बड़ी बदसूरत हो, माना कि तुम्हारे मुंह पे जख्म है, मगर हो तो प्यारी, किसी को तो पसंद आ ही जाओगी, ये वाला खुद को गले लगा के जरा सा रिपेयर का अमल भी शुरू करना होता है. हम्म। दैट इज लाइक व्हाट Yeah, आई थिंक. so I think the no, these were like the best point. आपने जो भी बात की अर्लियर स्टेज, मतलब यू सेड कि उनमें वो कैपेसिटी थी कि वो टेबल पर आके बैठ जाते हैं और वो डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंट को. आई वुड जस्ट आई मे से अबाउट इट दैट दे कुड डू सो बिकॉज दे वर, but that they were never opposed to the people who were sitting along with them on the table. I mean the colonial powers. So I would say when this point and about the scholarship, I like it's again it's related with the situation of our education. अगर पाकिस्तान में जो जब आप कह रहे थे ना कि दो the points are repetitive when we say this thing, the critical studies, Pakistan is not producing those studies. They are just producing, they are produced in certain other universities like for example Cambridge and Oxford. हमें वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अपनी नैरेटिव तक भी बना सके. हमारे लिए पाकिस्तान में नैरेटिव बनाने के लिए उरिया मकबूल जान साहब बैठते हैं. तो नाउ आई वुड लाइक टू कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन. बहुत जगहों पर ये प्रोसेस हुआ है. साउथ अफ्रीका में भी हुआ है, कनाडा में भी हुआ है. साउथ अफ्रीका में ये प्रोसेस हुआ बिकॉज देयर वाज लाइक द अपार्थाइड सेटलर कॉलोनियलिज्म. और कनाडा में वो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम था जिसमें ये एलिगेशंस विच वर देन प्रूवन राइट कि यहाँ पर एक कल्चरल जेनोसाइड चल रही है. वाइट जो है वो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सुपीरियरिटी का शिकार है. इसकी वजह से दे वर एंगेज्ड इन द कल्चरल जेनोसाइड. पाकिस्तान में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि हम ये प्रोसेस भी अगर यहाँ पर कर ले तो बेहतर होगा. लाइक हमारी सिचुएशन क्या उस तरह है? हम्म. अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि कल्चरल जेनोसाइड जिसको कहा जाता है, या एपिस्टीमिक जेनोसाइड जिसको बेसिकली कहा जाता है, सोच का और फिक्र के ऊपर जो हमारी कॉलोनाइजेशन है. एपिस्टीमिक देखिए, जेनोसाइड की टर्म तो मेरे ख्याल से अब जरा सी हम लोगों को रिटायर करने की जरूरत है. हम लोग बहुत लूजली इसको अप्लाई कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज गिवन वेरी स्पेसिफिक benchmarks of what constitutes and what does not constitute a genocide. I think हमारा जो ये एक
हम रेटोरिकल सुप्रेमेसी के जरिए और रेटोरिकल पावर के लिए जो कुछ बहुत पावरफुल वर्ड्स को इन्वोक करते हैं, आई थिंक ये जो हमारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ये दिस पॉलिटिकल प्रैक्टिस, मीन श्योर, बट लाइक आई एम अ लिटिल क्रिटिकल ऑफ इट, लाइक बहुत ही जेनोसाइडों की बात हो रही है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी। ट्रांस जेनोसाइड भी हम लोग, मैं भी यूज करती हूँ, लाइक आई एम एक्चुअली दिस इज ऑल्सो सेल्फ क्रिटिक, बिकॉज हम लोगों ने भी ट्रांस जेनोसाइड की एक टर्म आई वुड कॉइन से की थी। कैसर मदराजा साहब, पिक इट अप। व्हाट डिड ही से? ही सेड इट्स नॉट अ जेनोसाइड। नो, मैंने आई वाज जस्ट लाइक कैसर मदराजा साहब, ये देख लो ना, शायद आपने भी सुना होगा कि कह रही है कि जो ट्रांसजेंडर की जेनोसाइड होती है, और अभी अपनी बात से पीछे हट रही है। नहीं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही, मैं बिल्कुल ये वाली बात एडमिट कर रही हूँ एज अ पॉलिटिशियन। और कैसर अहमद राजा साहब को तो खुद पता होना चाहिए, बिकॉज आई मीन मोस्ट ऑफ हिज वर्क इज रिटोरिकल एनीवेज, कि रिटोरिकल सुप्रेमेसी के लिए हम लोग किसी ना किसी किस्म के वर्ड्स को इन्वोक करते हैं, और हम लोग जेनोसाइड की टर्म को काफी ज्यादा इन्वोक करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इन्वोक करते हैं, और पेरीफ्रीज के अंदर भी हम लोग इस वाली टर्म को बहुत ज्यादा इन्वोक करते हैं। बहुत मिसअप्लाइड है, बहुत मिसकंस्ट्रूड है, और मुझे लगता है कि 2-3 सालों के अंदर इसका प्रॉपर क्रिटिक भी आना स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लोगों की तरफ से। ओके। अभी तो ये भी है कि पाकिस्तान की जो सोशल साइंसेस की और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थोड़ी सी ना होने के बराबर पॉलिटिकल जो एकेडमिक स्पेस हमारे पास मौजूद है, वो काफी फ्रेंडली है, वो काफी बेचारी एम्पथेटिक है टुवर्ड्स द पेरिफरीज इन वन वे ओके। और द अदर। मैं एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही, मैं एकेडमिक स्पेस की बात कर रही हूँ। हमारे पास एकेडमिक वर्क निकल के आता भी है, वो स्पेस आपको मिलती भी है। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज को देख लें, आप लम्स के सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट को देख लें, आप पाइड को देख लें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, राइट, लाइक देयर आर इंडिविजुअल्स, आप सिंध की बेशतर यूनिवर्सिटीज को देख लें। मैं कहना चाहूंगी आप पेशावर के अंदर जो आपके पास पब्लिक स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर बच खुच के आपकी वो रिसर्च थीसिस प्रेजेंटेशन निकल जाती है स्टेट स्पॉन्सर्ड एकेडमिक प्रोफेसर्स के बीच में से, यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, तो आप एक फ्रेंडली पेरीफ्री फ्रेंडली ओपिनियन भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर रफीउल्लाह काकड़, Rafiullah Kakar comes from Balochistan. He's a Pashtun. He's from a Pashtun majority area. But his critique of how the state operates and how the state works with Balochistan is present. And Rafiullah Kakar was working with the Planning Commission of Pakistan. इसके अलावा हमारे पास एक खोसो साहब हैं, जिनकी बहुत बेहतरीन स्टडी है ऑन पोस्ट colonial रिपेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, and that has come forward. Is it enough? No. Does there need to be more of that? Absolutely yes. Are academic spaces in Pakistan being stifled? एब्सोल्युटली यस, ये तमाम बातें चल रही हैं, तो मैं इसको जेनोसाइड हरगिज भी नहीं समझती। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा एपिस्टेमिक जेनोसाइड हो रहा है या हमारा कल्चरल जेनोसाइड चल रहा है। आई थिंक हम लोग रिकवरी के प्रोसेस में से चल रहे हैं। हम लोगों का इस वक्त वो वाला अमल चल रहा है जहाँ पे हम लोग अपनी सकाफत और अपनी साख को दोबारा से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जी यस। हु आर, and who are यस। we, not just because we lost our identity during colonization, but who are we also because now we are within a modern nation state, या। and we and our future generations have to survive, and we या। have to go ahead. Our basic needs need to be met, for which our government needs to be functioning, and there needs to be devolution of power. We need to have a larger global strategy going forward, which means that we need to have a functioning, powerful state with a functioning strategic design on how it is going to operate in the regional and on the global front. And then we are human beings at the end of the day. We do want our humanity and the humanity of all of humanity as a whole to be preserved, क्या कि हम लोग इंसानी इर्तिका के अमल में भी तो आगे जा सके ना। हर वक्त हम ट्राइबलिज्म के अंदर नहीं पड़े रह सकते कि या। जी मैंने उसको मार दिया, उसने मुझे मार दिया, पंजाबी कुत्ता पश्तून सुअर, लाइक प्लीज, जरा सा हमने प्रोग्रेस भी तो करना है ना। हमने सिविलाइजेशनली भी तो हम लोगों ने एज अ नेशन स्टेट और एज अ पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों ने आगे जाना है। सो आई थिंक एक एक गोल होना, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, दैट हम्म। हु आर वी एंड व्हाट डू वी वांट टू डू and why do we want to do it, and that is how we need to build further. I don't think I was able to answer your question that very well, because once again it goes back to the original point that I was making, that this is a process in motion, हम्म। and we all need to contribute to making sure that this process continues, ये हम्म। मोशन हमारे पास चलता रहे। या। no, I think principally I would agree with this idea कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन I personally believe in the idea of what is called sometime responsibility or power, or what the point was, like I would principally agree with this argument कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये होता है कि हम शायद फिर ये भी समझ लेते हैं कि इसके जो कॉज है ना, उसमें भी हम सब इक्वली ही हम्म। शराकत रहे। So I would never like agree with this idea, because I believe एब्सोल्युटली। in the idea of those responsible institutions society में
इदारे होते हैं, उनको उनके पास कोई कुछ ताकत होती है, सोसाइटी उनको पे करती है, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दूस टू प्ले सम या कंस्ट्रक्टिव रोल, नॉट लाइक absolutely. And I us would in the like to power. blame the state. And when I say the state, please remember, whenever I say the state of Pakistan, I mean the native bourgeoisie. Yeah. बिकॉज ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इस पे किताबें लिखी हुई, ये ओपिनियन भी नहीं है। नाउ दिस Mm-hmm. इज अ फैक्ट Mm-hmm. दैट पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर है। Mm-hmm. अच्छा खासा पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर है। Yeah. हर जगह आप यहाँ आपके जो लिबरेशन मूवमेंट्स है ना, उनके अंदर भी एलीट कैप्चर है। Okay. ठीक है, Okay. पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा एलीट कैप्चर है। Mm-hmm. एक वैल्यू के ऊपर तो हम लोगों को आना होगा। जिस अमल का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये अमल आपका तब तक आगे नहीं आ सकता जब तक आपके पास पार्टिसिपेटरी, ट्रूथफुली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ना हो। एंड व्हेन आई से डेमोक्रेसी, आई मीन कि इस डेमोक्रेसी के अंदर टिरनी ऑफ मेजोरिटी भी ना हो। Okay. टिरनी ऑफ मेजोरिटी पे बात करना बहुत जरूरी है। ये क्या होती है? ये होती है कि हमने तो बोला कि जी डेमोक्रेसी है, हर Mm-hmm. बंदा एक वोट डालेगा। अब आपके पास एक मखसूस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं, Mm-hmm. और वो लोग ओवर रिप्रेजेंट हो जाएं, और बाकी लोग आपके पास अंडर रिप्रेजेंटेड हो, सिंपली एज अ रिजल्ट ऑफ नंबर्स। तो अभी बात तो फैक्चुअली तो बड़ी, हमें एथिकली तो बड़ी मुनासिब लगेगी एक तरीके से। एक Mm-hmm. एथिकल पैराडाइम आपके पास ये बोलेगा कि जी डेमोक्रेसी मांगी थी ना, वन मैन Mm-hmm. वन वोट, यू गॉट Yeah. इट, नाउ दे मेक द डिसीजंस। बट देन दैट इज ऑल्सो अ लाई, बिकॉज डेमोक्रेसी डज नॉट लुक वन वे, इवन वोटिंग डज नॉट लुक वन वे। Mm-hmm. दुनिया में मल्टीपल मेथड्स हैं। कहीं Mm-hmm. मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं, कहीं वन पार्टी सिस्टम है, कहीं टू पार्टी सिस्टम है, कहीं फर्स्ट पर्सन क्रॉस द पोस्ट है कि जिस इंसान के सब ज्यादा वोट होंगे वो अपनी नशिस्त जीत जाएगा। कहीं पे हमारे पास रैंक्ड चॉइस वोटिंग है कि हर Mm-hmm. इंसान रैंकिंग करेगा कि जी मेरा नंबर वन वोट है इसको, नंबर टू वोट है इसको, नंबर थ्री वोट है इसको। उसके उसका फिर अपना तरीका है कैलकुलेशन का। वो पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस के लिए होती है। फिर कहीं पे वन हाउस होता है, कहीं पे टू हाउसेज हैं। हमारे पास टू हाउसेज हैं, सेनेट अलग है, पार्लियामेंट अलग है। सो आई डाइग्रेस, कमिंग बैक टू द पॉइंट। Okay. एक चीज पर हम लोग को आना होगा, एक चीज जो कि हमारी एलीट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी रियासत, क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि क्या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ये जो डिबेट थी, ये डिबेट पाकिस्तान के अंदर 1973 के अंदर सेटल हो गई। Mm-hmm. आपने उसको ट्रम्प किया, दोबारा मूवमेंट आई, आपने हाइब्रिड रजीम के जरिए पार्लियामेंटें आपने चेंज की, फिर दोबारा आपने अपना बंदा लगाया मिलिट्री कू के जरिए 1999 में। सारी पार्टीज आपस में मुत्तहिद हुई, आपसे वर्दी भी उतरवाई, आपको दफ्तर से भी निकाला, और हमने 2008 के अंदर एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया। 2013 के अंदर वी गो बैक टू द हाइब्रिड रजीम। Mm-hmm. इस बात पे हम लोगों को आना होगा कि नो, नो, ये जवाब आपको पाकिस्तान की अवाम दे चुकी है कि हम Mm-hmm. लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, कि Yeah. मुश्तरका तरीके से पार्लियामान के अंदर हम लोग की फैसला साजी होगी। क्या हमारी डेमोक्रेसी आइडियल है? नहीं। No. क्या हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली फाइनल है? नो। इसके ऊपर एतराजात हैं। बहुत सी पार्टीज ये वाली बात समझती हैं कि सेनेट का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, Yeah. ये शुड नॉट बी वोटिंग फॉर इट। मेरी मुखालिफ जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल इस बात के अंदर सपोर्ट के अंदर हूँ Mm-hmm. कि सेनेटर्स नीड टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल Yeah. एंड नॉट बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ताकि हमारे पास हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो। Yeah. तो लेकिन आप पार्लियामेंट को रिस्टोर करें, आप इलेक्शन रिगिंग खत्म करें, तो आपके पास अमल आगे चलना स्टार्ट होना। Yeah. हमारे पास तो वही नहीं हो रहा। तो मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ कि इस अमल का मैंने जिक्र किया कि वी ऑल नीड टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। नहीं, इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी ताकतवर हल्के के पास जाती है, जो Yeah. कि इस वक्त हमारी रियासत है। Yeah. एंड द Yeah. स्टेट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू रिकग्नाइज। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ नेचुरल थ्रेट to Pakistan and to the Salmiyat of Pakistan, I'm going to sit down and I'm going to have a very honest conversation with you about it. It's an idea, it's a thought. There might be truth to it, but still does not mean कि जो आपके पास एक वाहिद तरीका है रियासत को, अवाम को रियासत के अंदर शामिल होने का, अवाम को रियासत के अंदर रिप्रेजेंटेशन हासिल करने का, ताकि रियासत के अमल, रियासत के एक्शंस के अंदर अवाम की चॉइसेस, अवाम की थॉट्स रिप्रेजेंट हों, तो आपको डेमोक्रेसी के तसलसल को बरकरार करना होगा। Yeah. We Yeah. need to end election interference and election meddling once and for Definitely. all. Enough is The enough. Yeah, so I just wanted to emphasize this point. जिस तरह हमारे नॉम चॉम्स्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट जस्ट प्रिविलेज। आपने अपनी पिछली बात में भी ये कहा नस्ल कुशी के बारे में कि यहाँ पर हमारी भी कुछ लोग हैं जो कह रही है कि हमारे यहाँ नस्ल कुशी हो रही है, एंड यू पर्सनली डिसएग्री विद इट। आई वुड लाइक टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। मैं अभी ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था बलोच नस्ल कुशी के बारे में। इस तरह पख्तून भी कभी कभार समझते हैं कि हमारी अगर नस्ल कुशी नहीं हो रही तो जिस तरह जिसको आपने वो एपिस्टेमिक जेनोसाइड कहा कि हमें अपनी कल्चर से
दूर किया जा रहा है, कल्चरल जेनोसाइड हो रही है। डू यू बिलीव देयर इज एनी ट्रूथ टू द स्टेटमेंट? इफ इट नॉट, और ये फिर भी यहाँ पर लाइक द आर्गुमेंट इज इन द एयर, व्हाट कुड बी या द कॉन्सिक्वेंसेस? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? देखिए, बलोच जेनोसाइड के ऊपर आई वुड लाइक टू प्लीड द फिफ्थ अमेंडमेंट हम्म। एंड ट्राई टू से दैट आई एम गोइंग टू बी क्वाइट ऑन दैट, बिकॉज आजकल हमारी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है कि वी आर डे 3 of Maharang's arrest under the 3 MPO and Bibo's arrest, and I think day 2, sorry, day 4 and day 2 of Samidin's arrest हम्म। under the 3 MPO, right? तो ये एक हॉट इशू है इस वक्त, और हॉट इशू के ऊपर जेनोसाइड के ऊपर ओपिनियन देना, व्हेन जेनोसाइड इज लिटरली द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न बलोच नेशनल कॉज। बलोच यकजहती कमेटी फॉर एग्जांपल इस टर्म को इस्तेमाल करती है, वो सियासी अमल के अंदर लेकर आती है। देव ऑल्सो क्रिएटेड अ सिंबल फॉर इट, वो जो 3 पेटल्स वाला एक फ्लावर है, कि दिस इज अ सिंबल ऑफ बलोच जेनोसाइड। हम्म। So what do they call Baloch genocide? उनके नज़दीक Baloch genocide is enforced disappearances, extrajudicial murders, um, academia, Baloch academia की voices को suppress करना, Baloch liberation causes की voices को brutally suppress करना, उनको आगे ना आने देना, internationally as well as nationally. बलोच representation को suppress करना through political engineering in the parliament, the Balochistan assembly essentially. Does this constitute a genocide? I'm not going to say yes. I'm not going to say no. I'm not going to say I don't know. I'm going to say that this is an ongoing discussion. इस चीज पे ओके। बात की जानी चाहिए कि जो current conditions and do they constitute a genocide? Do they not constitute a genocide? You know? So once again, not my position to be even giving an opinion on this. कि जी इज देयर अ बलोच जेनोसाइड, यस और नो? मुझे बात थोड़ी सी अनफेयर लगेगी कि मैं नॉन बलोच हजारा के अंदर की में रहने वाली, हमारा एक बिल्कुल, मैं नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान से हूँ, मैं साउथ वेस्ट पाकिस्तान से नहीं हूँ, विच इज़ बलोचिस्तान। हमारा रियासत के साथ इंगेज करने का, हमारा उससे पहले कलोनियल ताकतों के साथ इंगेज करने का, हमारा इसके रियासत बनने के बाद रियासत के प्रोसेसेस के साथ इंगेज करने का एक बहुत मुख्तलिफ तरीका रह चुका है। तो मैं एज अ प्राउड हजारेवाल, मैं जहाँ से आती हूँ, एज एन एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक बात हो रही है ना, अगर मैं अपनी एथनिक इन्वोकेशन यहाँ पे करूँ, तो मेरी मेथडोलॉजी, मेरी थिंकिंग, मेरी सकाफत, मेरी कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ पे बैठ के वो ओपिनियन हरगज भी नहीं देना चाहती। लेकिन लाइक एज आई सेड बिफोर, इससे पहले जो मैं बात कर चुकी थी कि ये टर्म इस्तेमाल हमारे पास जरूर होती है। अब मैं आती हूँ बलोच पश्तून जेनोसाइड के ऊपर, कि पश्तून जेनोसाइड की भी जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल की जाती है, आई एम गोइंग टू बी स्लाइटली क्रिटिकल ओवर हियर, बिकॉज पश्तून कॉज डिफरेंट है, एंड we would be lying if we say that there is a singular Pashtun cause. In fact, the biggest fight that is happening in Pashtun nationalism for the past many decades now, and we should not even be lying about it, that nobody has been able to point it out singularly. What even is it? आपके पास महमूद खान अचकजई की पार्टी का एक और मौका आएगा, आपके पास अवामी नेशनल पार्टी का एक और मौका आएगा, अब आपके पास पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है, जो कि नॉन पार्लियामेंट्री कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ट्राइबल यंगस्टर्स हैं। उनका हम्म। जेनेसिस, उनका ओरिजिन हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से होता है। उनका जेनेसिस और ओरिजिन तो स्टार्ट ही हमारे पास होता है पोस्ट वॉर ऑन टेरर, हम्म। एंड देन पोस्ट स्पेसिफिकली वॉर ऑन टेरर इन पाकिस्तान आफ्टर द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हैज एंडेड। या। सो फिर पश्तून अवाम का रियासत पाकिस्तान के साथ और कलोनियल रियासत के साथ भी प्री 1947 एक बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है। हम्म। एक देयर वाज अ हाई नंबर ऑफ पश्तून पीपल इन द ब्रिटिश रॉयल आर्मी, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 भी लड़ी है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी जाके हमारे पास लड़ी है। तो हम्म। ये सिनारियोज कंप्लीटली हमारे पास डिफरेंट है। और मैं इस चीज के ऊपर आना, मुझे पता है मैंने काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन यहाँ पे दिया, इसको सुन के हमारी आवाम थोड़ी सी हर्ट होगी कि जी मेरा क्या कर रही है, मेरा रियासती ओपिनियन को टो कर रही है। मैं बिल्कुल भी रियासती ओपिनियन को टो नहीं कर रही, बल्कि मैं तो कह रही हूँ रियासत का ओपिनियन है ही नहीं। रियासत का जो ओपिनियन होता नेशनल क्वेश्चन के ऊपर, तो आज हम लोग यहाँ पे ना पहुंचे होते। रियासत का तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। हम्म। रियासत सिर्फ फायर फाइटिंग करती है। रियासत हम्म। मौके की मुनासबत से अपने को ओपिनियन देती है कि जी आजकल कहाँ पे आग लगी हुई है, इस आग को दबाने के लिए ठाक करके आप अपना ओपिनियन दे दो। मैं बिल्कुल रियासत की ओपिनियन नहीं दे रही। हम्म। अलबत्ता मैं ये जरूर समझती हूँ कि जो मॉडर्न पश्तून नेशनहुड है, और जो मॉडर्न पश्तून कॉन्शियंस है, ये कहना कि वो एक सिंगुलर कॉन्शियंस है, हम्म। वो एक ही बात कर रही है, उसकी एक ही कॉज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल हम्म। ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ लाई, हम्म। डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं आज दो टोक की वाली बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल पश्तूनख्वा
और वेस्टर्न पश्तूनख्वा की पॉलिटिकल थॉट, की एपिस्टीम, का कल्चर आर वन एंड द सेम। दिल पे हाथ रख के मुझे एज अ पश्तून नेशनलिस्ट, वफा नेशनलिस्ट जवाब दें कि इज दैट ट्रू? हम्म व्हेन आई से वेस्टर्न पश्तूनख्वा आई मीन फाटा। 1947 से पहले चले जाएं, 1947 के बाद आ जाएं, वॉर ऑन टेरर से पहले, वॉर ऑन टेरर के बाद, दौरान वॉर ऑन टेरर, द हम्म थॉट, the approach, the culture, the cultural responses, the political responses have been markedly different. हम्म And it is this marked difference that is giving birth to regional nationalist movements within the region. एक हम्म पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है एक जगह पे, एक और पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है एक और जगह पे, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है बिल्कुल एक और जगह पे। हम्म सो ये तमाम, और इन तमाम चीज, ये एक, ये दिस इज ऑन गोइंग। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हाई कितने बुरे हैं हम लोग, ये हमारी बुराई की मिसाल है। नो, आई वंस अगेन कॉल दिस अ सिम्टम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लैक ऑफ रिपेयर। अब क्या ये हमारी गलतियां हैं, या क्या ये पोटेंशियल है जहां पे वी कैन कम इन with the process of truth and reconciliation, with the process of accountability and justice, या with the process of participatory democracy या and participatory state building? मैं या लैटर बोलूं, मेरे नजदीक ये अपॉर्चुनिटी फॉर रिपेयर है, ओके rather than वो इज मी, वो इज मी, वो इज मी। ओके मुझे ये वाली, मैं दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू टेक इट। Oh, so like I would start from the last point you said that the जो differences है it's these are like the symptoms of the fact that we were once colonized. मतलब differences तो उन societies में भी होती है जहाँ जहाँ पर colonialism था ही नहीं, मगर like आप ये नहीं कह सकते कि there is like a society which was not colonized and so there are no differences at all. So this is the first point. Second point, जब जिस तरह आपने ये पूरा आर्गुमेंट फ्रेम किया तो इससे तो ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का आइडिया है ये कम्प्लीटली वेग है। ये तो फिर आप सिर्फ गेम्स में ही ट्राई कर सकते हो ना। मतलब अगर एमर उल खान साहब को एएनपी को ये पता ही नहीं है कि हम किन पॉइंट्स पर या कौन से ट्रूथ्स है जो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं रियासत से, अगर इसके बारे में क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर ट्रूथ के बारे में and if there is like not a single Pashtun cause, I would agree with it that there is no a single Pashtun cause, but there are a lot of problems on which there is agreement. No one said that you should like engage in militarism, terrorism. आप यहाँ पर तालिबान बेच रहे. No one is accepting that. इस तरह आपने बलूचिस्तान के बारे में बात की. Yes, there are like sir. No, I'm coming to the point of Balochistan as well. नहीं नहीं, उससे पहले आते हैं, जस्ट क्विकली, मिलिटरिज्म एंड तालिबानाइजेशन पे नो वन इज एग्रीइंग। लेट्स बी ऑनेस्ट मास, I'm saying like a lot are actually on agreement on this point. कि Pakhtun नहीं होना nationalists, चाहिए। yeah, they नाउ, are already on agreement on this point. ओके, So we could say like this is what is now included in this Pashtun cause. क्या वो खत्म हो रही है? No, and when we did are they still all agree on it? recently. There you go. Yeah. That is a form of post-colonial repair. लेकिन डिफरेंसेस तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हर जगह होती है ना। मतलब उन तो सोसाइटीज किस में क्या तरीके से हल पॉलिटिकल होती है? डिफरेंसेस हाउ डू वो पॉलिट सॉल्व कैसे होते हैं? वो ओके सॉल्व कैसे होते हैं जब आप एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर एग्री करते हैं, यू सिट डाउन एंड यू टॉक। यस एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम आप या, आपने आपने लास्ट में क्रिटिसिज्म में कहा कि ये जो डिफरेंसेस है इसकी वजह से रीजनल पॉलिटिक्स उभरती है जो आइडेंटिटी की बुनियाद पर होती है। आप वो छोटे छोटे आइडेंटिटी, लेकिन आप जब बलूच के बारे में बात करें तो यू आल्सो लाइक सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ यू बीइंग अ पख्तून which does not entitle you to argue anything about Balochistan. हजारीवाल, Yeah, now you are actually you are invoking that identity now. yeah. No, I want to come to you. I think you've raised some brilliant points. I was just being coy with you. You've raised some brilliant points, and I think all of these points need to be talked about. कि जब हम post colonial repair की बात करते हैं, तो what is it that we are talking about? Let's step down from the theory and come down into practice. Yes. प्रैक्टिकल बात Yes. करते हैं, हकीकी Yeah. हकीकत दाना हम लोग बात करेंगे। देखिए, स्टेट बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान की रियासत को सबसे ज्यादा जिस चीज का सामना करना पड़ा है, दैट हैज बिन आर्मामेंट ऑफ लोकल मिलिशिया एंड लोकल ग्रुप्स दैट हैव बीन एग्जिस्टेंट सिंस बिफोर 1947। क्योंकि मॉडर्न स्टेट के अंदर वायलेंस की मोनोपोली सिर्फ स्टेट के पास है, राइट? अगर हम लोग कहते हैं मुझे माज ने थप्पड़ मारा, मुझे इंसाफ चाहिए, तो अल्लाह इंसाफ ना क्या है? करे. कि मैं माज को थप्पड़ मारूं? No. क्या मेरे जिरगे वाले माज को थप्पड़ मारे? Mm-hmm. क्या रियासत माज को थप्पड़ मारे? या क्या Mm-hmm. कोई भी माज को थप्पड़ ना मारे और माज मुझे पैसे दे, बिकॉज हम लोग नॉन वायलेंस को बिलीव करते हैं, Mm-hmm. लाइक द यूरोपियंस, Mm-hmm. राइट? ये स्टेट के रिस्पॉन्सेज है ना। अब क्या हो, Mm-hmm.
सबसे पहली चीज जो मेरे ख्याल से स्टेट बिल्डिंग के अमल के ऊपर आती है वो दैट इज अथॉरिटी, कि हु Mhm. हैज द अथॉरिटी। और ये जो अमल है कि खुद से अथॉरिटी लेके एक एब्स्ट्रैक्ट Mhm. mythological entity like a state को देना, this process I think is called state building. Yeah. अब how much of my authority am I willing to cede? Mhm. मैं किस किस चीज की अथॉरिटी अपनी देने को तैयार हूं? Mhm. लिबास की, खुराक की, खाने की, तशद्दुद पे आ जाते हैं, और सिर्फ Mhm. तशद्दुद के ऊपर आते हैं। बाकी वरना बात पे बहुत लंबी हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बिकम लाइक अ होल स्टेट क्राफ्ट 101 का कोर्स हो जाएगा। अब आते हैं वायलेंस के ऊपर। वायलेंस ऑल्सो मीन्स द अथॉरिटी टू बेयर आर्म्स एंड द अथॉरिटी टू यूज दोज आर्म्स अगेंस्ट पीपल, राइट? Mhm. ये एक आपको इस ये फ्रेमवर्क को समझ आए, आपको दुनिया की बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट समझ आ जाएंगी। Yeah. आपको हमास की और इसराइल की भी कॉन्फ्लिक्ट समझ आ जाएगी। आपको पाकिस्तान के पेरिफेरीज की, पर्टिकुलरली फाटा की, एक्स फाटा की, अब तो एनएमडी कहते हैं, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? लाइक वाओ। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं, वी हैवंट बीन एबल टू गिव अ नेम टू द रीजन। और फिर हम लोग सोचते हैं कि जी लोग आजाद पश्तूनिस्तान की बात क्यों करते हैं। बट लाइक ये मेरा क्रिटिसिज्म बाद में आएगा, इस पर प्लीज मुझे लाना है आपने, इस वाले मेजर क्रिटिसिज्म पे लाना है। ये जरा मेरा थोड़ा सा हमारी मॉडर्न डे लेफ्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्रिटिसिज्म है। Okay. बट लाइक मोर ऑन दैट सम अदर डे, लेटर इन दिस पॉडकास्ट। अथॉरिटी टू बेयर आर्म्स एंड अथॉरिटी टू कमिट वायलेंस की हमारे पास बात हो रही है, राइट? Mhm. अब आपके पास ट्राइबल सोसाइटीज हैं, और ट्राइबल सोसाइटीज का अपना एक जस्टिस का सिस्टम है। Mhm. देयर इज अ वे दैट दे डील विद। ना सिर्फ उनका अपना जस्टिस का सिस्टम है, बिकॉज वायलेंस जस्टिस के अंदर आती है, बट उनका डिफेंस का भी सिस्टम है, वायलेंस डिफेंस के अंदर भी आती है, राइट? Yeah. स्टेट, अगर हम कहते हैं कि हम स्टेट को मोनोपोली दे रहे हैं वायलेंस के ऊपर, तो स्टेट उस वायलेंस को कहाँ इस्तेमाल करेगी? वो Mhm. उसको जस्टिस में इस्तेमाल करेगी और डिफेंस में इस्तेमाल Defense करेगी। में इस्तेमाल करेगी। अब तो Yeah. स्टेट ने कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना ना। Yeah. यही तो काम है वायलेंस के मॉडर्न स्टेट के अंदर। अब ट्राइबल सोसाइटीज के साथ अगर मैं जाती हूँ कि जी मैं स्टेट हूँ, आप कल से वायलेंस नहीं करेंगी, मैं आपके बिहाफ पर वायलेंस करूंगी। Mhm. अगर आपको इंसाफ चाहिए, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको इंसाफ दूंगी। और आपको डिफेंस चाहिए फॉरेन पावर से, इंटरनेशनल पावर से, ताकि आपके बच्चे महफूज रहें, आपकी बेगमात महफूज रहें, आपका घर बार, आपका लाइफ स्टॉक, आपका माल मवेशी, सब कुछ महफूज रहे। वो वायलेंस भी आपके बिहाफ पे मैं करती हूँ, Mhm. राइट? आपके पास ये नहीं होना चाहिए, आपने ये इख्तियार मुझे देना है। Mhm. इसको कहते हैं डिसआर्मामेंट, Yeah. ताकि हम रियासती वाला काम कर सके। ये डिसआर्मामेंट हुई, बिल्कुल हुई। पेशावर Mhm. में हुई, स्वाबी में हुई, मर्दान में हुई, चारसदा में हुई, यानी कि सेंट्रल पश्तूनख्वा के अंदर हुई। क्या ये डिसआर्मामेंट फाटा के अंदर हुई? बिल्कुल भी नहीं Mhm. हुई, क्योंकि वहां पर तो एफसीआर है, प्लस उनका कल्चर है। हम चाहिए उस तरीके से रहे हैं कि ट्राइबलिज्म भी है, गन बेयरिंग कल्चर भी है। फिर 70s के अंदर आके आपने बोला कि ओ वाओ दिस इज ब्रिलियंट, लेट्स स्टार्ट आवर जिहादी पाइपलाइन ओवर हियर। अमेजिंग, ए बी सी तो हमारे पास मौजूद ही है, डी ई एफ जी एच आई जे के लगा के तो हम लोग अपनी पहली पूरी गर्दान मुकम्मल कर लेते हैं। आपने वो वाला काम भी कर लिया। आपने ट्राइबल रीजन्स को, आपने अपनी पेरिफेरीज को दिस इंसेंटिव टू एंगेज इन डिसआर्मामेंट दिया ही नहीं। और जिनको आपने दिया, सेंट्रल पश्तूनख्वा, जिन्होंने उस डिसआर्मामेंट को जिन जो जिन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया, व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ इट? दे स्टिल डाइड इन बॉम्ब अटैक्स, दे स्टिल डाइड इन militancy and insurgency. And Mhm. you have you seen the court system? The court system did not deliver. Mhm. तो अगर मैं पिछले 300 साल से एक ट्राइबल सिस्टम के अंदर रहती हूँ, मॉडर्न नेशन स्टेट बनने के बाद भी मैं ट्राइबल सिस्टम में रहती हूँ, एंड वाई लिविंग इन दैट सिस्टम, चलो मेरे माँ बाप अच्छे थे, उन्होंने मुझे पेशावर भेज दिया पढ़ने के लिए, मैं पेशावर आती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर इस्लामाबाद आती हूँ, इस्लामाबाद में पढ़ाई करती हूँ। कभी कभार मुझे कोर्ट जाना पड़ जाता है, कभी कभार मुझे जान के लाले अपने पड़ जाते हैं, तालिबान के बम फट रहे हैं, मेरे स्कूल के बाहर फट रहे हैं, मेरे हॉस्टल के बाहर फट रहे हैं। मैं वापस जाती हूँ ईद के दिन अपनी ट्राइबल सोसाइटी में, और वहां पे पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी अगर रियासत हमारा दिफा नहीं कर सकती, तो फिर हमें अपना लश्कर खुद खड़ा करना चाहिए। और 4 दिन पहले हमारी दीवार गिर गई थी, हमारी 4 भैंसें अंदर से गायब हैं, हमें नहीं पता हमारी भैंसें कहाँ पे हैं। हमें लग रहा है कि मुखालिफ कबीले के अंदर जो डम होते हैं या जो फलां लोग होते हैं, वो लोग मेरी भैंसें चुरा के गए हैं। अब या मैं पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करवाऊं और कोर्ट में जाऊं और 6 साल तक वहां बैठी रहूं, या मैं जिरगा बैठाऊं अगले कबीले वालों का। 3 दिन में मेरी भैंसें वापस आएंगी। Mhm. तो विच वन विल आई चूज? जरगा। हुज फेलियर इज इट देन? State.
This is the human level of state deliverance and state making that we need to be engaging with. Well, there I would like to just say one This is thing. where we are faltering and this is where we are failing. No, we have तो like जब हमने falter too much than this, अगर I think. अगर के हम लोगों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल रियासती धारे का हिस्सा बन जाएं और वो सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यू हो और तमाम इलाके हमारे डेवलप हों, then the state needs to be all powerful. There is no doubt about it, because if the state is going to have monopoly on violence, which is very strong, then the state bears a lot of power and hence the state bears a lot of responsibility. Yeah, And if the state is going to fail on that responsibility, people are not going to believe in that state. yeah, China is a hard state. There was militancy in many parts of China. Is there militancy there now? Absolutely not. Because China moved in. China moved in hard. China moved in fast. China went hard on the people, on the ideology, on the praxis. Ask the people to disarm, and you must disarm because whatever you are going to gain from your yeah. armament, I am going to deliver to you Well, in terms of about in yeah, terms of justice and mm-hmm, in terms of defense. But if yeah. it is coming from the sake of identity, you know, no, my violence is representing my identity and I want independence and this is going to be an insurgency, there are going to be a lot of divergent views on that. But I'm always going to side with the view that, I'm sorry, but state has absolute power to quell and crush militancy and insurgency in all its forms. Well, if I knew anything about China, I would have asked कि क्या हमारे पास कोई ऐसे सबूत मौजूद है जिस पर चाइनीज़ रियासत ने खुद ही इन मिलिटेंसी को पैदा किया, उनमें उस किस्म की जहनीत को खुद फ़रोग दिया चाइना में मिलिटेंसी में, लाइक वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल। और जिस तरह आपने कल्चर के बारे में बात की, पाड़ा चिनार में जब वाकया हुआ, पाड़ा चिनार में जब बच्चे वहाँ पर मर रहे थे, लोग जल रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक अजीब किस्म की बात हो रही थी, वहां पर हो रहा था कि या तो यार ये तो एक ट्राइबल इशू है ना। तो द फर्स्ट पॉइंट, दीज आर लाइक जस्ट ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल पीपल में तो ये झगड़े होते रहते हैं, वो ये मरते रहते भी है, और सा इसके ऊपर वो मजहबी है, सो दैट्स लाइक ओके, वी आर जस्ट नॉर्मलाइजिंग इट। इफ दे आर किलिंग ईच अदर, इफ देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट रीजन, इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर। And you just use this word civilizational project. I think I would also look at it from a bit critical perspective. जब आप civilizational project पर जाते हैं तो आप किस तरह जाते हैं? पाकिस्तान में civilizational project किस तरह होती है कि आप उस इथनिक आइडेंटिटीज को completely इग्नोर करते हैं, आप उन लोगों के कल्चर्स को इग्नोर करते हैं, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक मुसलमान बन जाए, उर्दू बोल दे, एंड दैट यू आर लाइक नाउ सिविलाइज्ड। आप एक कैंट भी बनाते हैं, या सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में कैंटोनमेंट या बनता है, एंड कैडेट कॉलेज बनता है। या और ये हमारा सिचुएशन में, सिविलाइजेशनल एंड आई प्रोजेक्ट है। एंड यू जस्ट स्टार्टेड लाइक अगेन फ्रॉम दिस प्रेमिसेस कि इस रीजन में तो हमेशा से आर्म रेजिस्टेंस होती ही रही थी, मतलब इवन बिफोर पाकिस्तान। आई वुड लाइक अगेन डिसएग्री विद दिस पॉइंट, अगर लाइक दिस नीड्स टू बी डिबेटेड कि अगर किसी व्हाट पॉइंट? इलाके में इंसर्जेंसीज होती है, कुछ लोग आर्म रेजिस्टेंस पर उतरते हैं, क्यों? उनको शौक है, लाइक वो कोई उन्होंने टॉम क्रूज की कोई मूवी देख ली, या क्या हुआ उनके साथ, सिचुएशन कंड्यूसिव कैसे बन जाती है कि लोग आर्म रेजिस्टेंस पर उतर आते हैं। आई मीन पसंदीदा टॉपिक है मेरा आजकल का। आई एम solely focusing on insurgencies, particularly insurgencies in South Asia, and what can the political responses to them be, right? Because I am anti-violence. मैं believe करती हूँ कि नहीं, the power for violence needs to be given to the state. I'm not a Scandinavian. I'm not going to say that, oh no, there should be none of it. No, I'm absolutely not. And this needs to be decided as well, like जिस तरह आपने कहा कि we should give power to an institution, as I had said also as well, but The why the state, que- not an the institution, question is not an institution. I think the question of why needs to be decided as well, कि आपके पास पावर है, क्यों है, उसकी कोई वजूहात होगी, आपको लोग क्यों पावर देते हैं कि यू हैव दैट पावर ऑफ वायलेंस, उसकी कुछ वजूहात होगी ना, लोग आपसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप वो प्रोवाइड yeah, नहीं कर सकते, और yeah, आप फिर वो आते हैं बंदूक के साथ, दैट आई एम अ स्टेट एंड आई हैव द मोनोपोली ऑन द वायलेंस, लाइक yeah, absolutely. And I think वो दो पावर हम बता चुके हैं ना, that is national defense and that is justice. या ये दो चीजें, राइट? कल को, आई मीन, देयर हैज बीन अ गैंग रेप अटेम्प्ट ऑन मी। मेरे ऊपर अगर गैंग रेप अटेम्प्ट होती है तो मैं तो, मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। मेरे कपड़े फाड़े, आपने मुझे नंगा किया भाई, मैं, इनको पकड़ो, इनको मारो। अगर या मुझसे रियासत बाकी में आके पूछती है, अगर हम लोग लेट से उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पे लॉ सिर्फ ये कहता है कि जी पुलिस पकड़ेगी और पुलिस मुलजिम से पूछेगी, सॉरी मजलूम से पूछेगी कि आप क्या जस्टिस चाहती हैं या आप क्या जस्टिस चाहती हैं, तो मैं तो बोलूंगी कि इनको कमरे में रखो और मुझे एक हंटर भी ला के दो
और मुझे जंजीरें ला के दो, और मुझे बस छोड़ इनके साथ जरा 60 एक मिनट, मैं इनको देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये किया जाए। क्या ये जस्टिस है? साउंड्स लाइक इट। बट डज द स्टेट अलाउ इट? नो, द स्टेट डज नॉट अलाउ इट। द स्टेट वांट्स मी टू गो टू द पुलिस, फाइल अ कंप्लेंट, द पुलिस विल डू इट्स एंटायर, ब्रिटिश सिस्टम, police will do its entire investigation, file an investigation report, the person will be presented in a court, the judge will take a neutral stance and decide कि जो investigation के अंदर ingredients हैं और जो मेरे charges हैं, क्या ये दोनों आपस में मीट करते हैं कि नहीं करते। अगर ये मीट करते हैं, गुड, द पर्सन इज कन्विक्टेड। पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेट कितना है? 2 to 8%। हम्म 92% छोड़ दिए जाते हैं। और जो छोड़ दिए जाते हैं, 100% ऑफ द पीपल हु आर लेफ्ट, वो क्यों छोड़े जाते हैं? आई थिंक 87% ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि द पुलिस वाजंट डूइंग इट्स जॉब। हम्म तो रियासत को मैंने ये अधिकार दिया, अथॉरिटी दी कि आप ये वाला काम करें। रियासत ने उस अथॉरिटी, उस अधिकार को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई, एंड द इंस्टीट्यूशन इज अनएबल टू डू इट्स जॉब। मुझे तो गुस्सा आएगा। मैं तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराऊंगी, मैं 4 बंदे खुद ढूंढूंगी, उनके अपार्टमेंट्स के एड्रेस निकालूंगी, उनके घर पहुंचूंगी, बुरका डालूंगी, घंटी बजाऊंगी, वो दरवाजा खोलेंगे, उनके बालों से पकड़ूंगी, उनको चंडे फेरूंगी, नीचे गली में लेके जाऊंगी, शलवार उतारूंगी, और लोगों को बोलूंगी कि ये इस इंसान ने हरकत करने की कोशिश की है, अपने बच्चों को इससे बचा के रखो। और क्या हम्म होगा जवाब में? लोग वीडियोस बनाएंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, और नीचे आवाम कमेंट करेगी शाबाश, ऐसे करना चाहिए। हम्म बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द That's इंस्टीट्यूशन true. Yes, that was the point. दैट मतलब वर that गोइंग टू गिव yeah, जस्टिस के that was बिल्कुल। that was the point that I wanted to as well. जिस आपने डिसआर्मामेंट के बारे में बात की, पाड़ाचनार में जब डिसआर्मामेंट की बात हो रही थी, वहाँ पर जो वाकया हुई थी, उसमें एक पॉइंट ये भी थी कि चलो आप हम बंदूक रख लेते, लेकिन क्या आप इस ये गारंटी दे सकते हैं कि आप आप की हमें कोई बचाएंगे। प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बचाए आएंगे, अगर आप कहते हैं कि नो डिसआर्म योरसेल्फ एंड लेट अस सिविलाइज यू, सो Yeah, I mean, I am contradiction, personally a big proponent. contradiction, I know contradiction. I am personally a big proponent of owning guns. I think it's a human, ये होनी चाहिए बिल्कुल। You just said that you are a person who believe in non-violence. बंदूक के साथ तो आप क्या करेंगे फिर आप? I believe in non-violence। मैंने But ये नहीं कहा कि लोगों you को believed गोलियां in मारो। bearing arms. I do believe in bearing arms. You should bear arms, and you should have bear arms are very powerful. So you need to bear responsibility for using those arms. आपको उनको निकाल के दंदनाते हुए नहीं फिरना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बेटा मेरा वेपन उठाए 17 साल की उम्र में, और हम्म जाके अपनी ट्यूशन अकेडमी के अंदर 16 साल की या 15 साल की लड़की को धमकाए कि मुझे अपना नंबर दे और मेरे साथ गाड़ी के अंदर बैठो। हम्म दैट, तो मैं ये नहीं कह रही, मैं ये वाली बात कह रही हूँ कि बट आई bear the responsibility of bearing my arms simply because of the fact that I recognize that my state is incapable of providing me acute security एंड दैट्स द or पॉइंट giving कि security. अगर कुछ लोगों को जिस अगर मेरा आवाम को ये भी महसूस हो कि मैं जिस मुआशरे में रह रही हूँ वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मेरी शनाख्त मुझसे छीनी जा रही है, मेरे वसाइल जो है वो मुझसे छीने जा रही है, मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है, और इसकी बुनियाद पर कुछ और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफे हो रहे होते हैं, और आप अगर बंदूक उठाते हैं, या अब बंदूक तो लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग इन एक्सट्रीम्स नाउ, जब हम बार बार बंदूक और इंसर्जेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक देयर आर पीपल हु आर नॉट पिकिंग अप एनी आर्म्स, दे आर जस्ट ऑन द रोड्स, तो जिम्मेवार कौन होगा, आप या कौन? वेल आई थिंक ये जो एक वो है कि जिम्मेदार की तरफ एक उंगली उठाएं, ये जो वेल हमारी वी एक वेल वी तरीकत, एक हमारी तरीकत बन चुकी हुई है। द स्टोरी ऑफ व्हाई एंड द स्टोरी ऑफ हु। Who is which is that one party important, that, which yeah, is who is that important. one party that we can blame? No, I don't think so। लेकिन अगर आपकी शनाख्त कॉम्प्रोमाइज हो रही है और उसके लिए आप हथियार उठा के किसी और के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, but it is not as beautiful as it sounds। It is always going to end up in narrow ethno-nationalism, and it is always going to end up in racist violence। Pakistan Okay, isn't the first country that is going through it, and Pakistan is going through it। Let's yeah. not deny it। There Mm-hmm. have been attacks on people of other ethnicities in Balochistan। हम Yeah. उनको जितना brush under the carpet कर लें, या हम जितना भी अपना, particularly given the current climate with Palestine and the Palestinian resistance movement, और उसको जितना बढ़ावा दिया गया है after the 7th October uh, Israeli incursion into Gazan territory। हम लोगों को जो फैंडम चल रहा है विद मिलिटेंट इंसर्जेंसी राइट नाउ, हम लोग वाली बात ग्लॉस ओवर कर जाती है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रेसिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया का एक इलाका है मणिपुर, वहां पे उनकी अच्छी खासी चल रही है जी इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी होते होते अब उनकी कुकियों ने क्या करना शुरू कर दिया, कुकियों ने दूसरे कबीले के बंदे उठा के तो उनके बच्चों को गोलियां मार मार के नीचे फेंक रहे हैं। Mm-hmm. बिकॉज वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। Mm-hmm. ये जो हम लोग की ब्यूटी है ना कि वो वाव आर्म्ड स्ट्रगल की एक इजाजत होनी चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो, ये जो हमारे ऑर्गेजम्स हैं, एंड आई वुड लाइक टू कॉल देम ऑर्गेजम्स, हमारे ऑर्गेजम्स कभी कभार करके हमारे पाकिस्तान में निकलते हैं ऑन सर्टन आइडियाज। वी नीड टू समटाइम्स, वंस वी हैड दैट ऑर्गेजम, वी नीड टू सिट बैक एंड लाइक रियली रियलाइज, वाज इट वर्थ इट?
बिकॉज पोस्ट नट क्लैरिटी के साथ साथ पोस्ट नट गिल्ट भी एक चीज होती है। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग टू द पोस्ट नट क्लैरिटी एंड द पोस्ट नट गिल्ट स्टेज। हम बस हम्म। उधर ही बैठे हैं कि जी आम हमने अपनी शनाख्त की उसकी खातिर हम लोगों ने आर्म्स उठाए हैं। मजदूर भी उठा के तुम लोगों ने मारी हैं। उस्ताद तुम लोगों ने मारे हैं। प्रोफेसर मारे हैं तुम लोगों ने। प्रिंसिपल औरतें मारी हैं तुम लोगों ने। क्या जवाब है कि जी रियासत हमारे ऊपर तशद्दुद करी थी इसलिए हमने फलां रियासत हमने फलां नेशनलिटी का बंदा पकड़ के हमने फलां एथनिसिटी का बंदा पकड़ के मार दिया। हद होती है भाई। हद होती है। यानी कि शर्म का मकाम है कोई थोड़ा सा हमारे लिए। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस दैट वी इंडल्ज इन सिंपली बिकॉज वी आर embedded so deeply in our narrow ethno-nationalistic cause that we, while speaking the voice of reason, while speaking the voice of decolonization and resistance and whatnot, are going to gloss over incidents of racist violence. I find that despicable and I find that shameful, I think which is everyone why finds it really despicable and I, shameful, but I'm sorry, I don't think everybody finds that shameful. I've met quite a quite a lot of people. lot, quite a lot. I've met quite a lot of people who think that that is collateral damage, that that is Mm-hmm. justified, Mm-hmm. and that is where my issue really comes in. कि ये इन narratives को Mm-hmm. सेंटर करना, इन नैरेटिव्स को प्रमोट करना, इन नैरेटिव्स के गिर्द अपने पूरे डिस्कोर्स को बिल्ड करना हमेशा से हार्मफुल रहेगा। वी नीड टू रूट आवरसेल्व्स डाउन टू Mm-hmm. वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम एंड वेयर आर वी गोइंग। हम किस Okay. तरफ जाना चाहते हैं। और Okay. उसके अंदर मेरे ख्याल से देयर शुड बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नो रूम फॉर एथनिक एंड रेसिस्ट वायलेंस। ना जबानी, मैं तो वेपन्स तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लफाजी वाली भी बहुत बुरी लगती है। Yeah. मुझे निहायत घटिया लगती है वो तमाम तकारी जो कि हमारे एथनो नेशनल फ्रंट्स ने की हैं आज के दौर में। Mm-hmm. आज से दो दो तीन तीन साल पहले खड़े हो क्योंकि अभी तो उनकी टिकटॉक वीडियोस आज भी चल रही होती हैं जहां पे और नस्लों को गालियां निकाली जा रही होती हैं। Mm-hmm. वो पंजाबी एथनो नैट करे कि वो बलोच एथनो नैट करे कि वो पश्तून एथनो नैट करे। इट वॉज डिस्गस्टिंग yesterday, इट इज डिस्गस्टिंग टुडे एंड इट इज गोइंग टू बी डिस्गस्टिंग टुमारो। Yeah. I again, like, there Pakistan, could be no it's disagreement about it in this. high time that Mhm. Pakistan has like a reckoning with the racism and with the frank implicit भी नहीं है ना, implicit भी नहीं है। Mhm. कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जी बलोच गंदे लोग होते हैं। किताबों में आपकी लिखा हुआ है, जो किताबें आपकी शाया हो रही हैं। स्कूलों के अंदर जी बच्चे आप स्कूलों के अंदर डाल रहे हो। अब आपने बच्चा स्कूल में डालना भी है, आपका बच्चा पाकिस्तानी भी है, वो कौमी तराना भी पढ़ता है। अब आपके स्कूल के अंदर बाकी नस्लों के बच्चे होंगे भी तो घर में आपकी अम्मी और अब्बू आपको बोल रहे हैं कि तुमने ना वो पठान लड़कियों के साथ नहीं खेलना, वो खराब होती हैं। या उनको आपने बोला हुआ आप लाहौर भी शिफ्ट हो गए हैं, आपने अपनी बच्ची स्कूल भी भेज दी है, मगर घर में आप उसको रात को खाने बैठ के पश्तो के अंदर बोल रहे हो कि पंजाबी लड़कियों से जरा दूर है ना, वो खराब होती है, करेक्टर उनका ठीक नहीं होता। नहीं कह रहे Mhm. हम ये। माज एम आई लाइंग? No, you are not, but I would like to disagree with here. No. सो यू कैन डिसएग्री विद इट बट Yeah. ये है। No, ये he हो here, like, there is actually, I would say, like, a logical fallacy here, if you would forgive me for saying this ओके word. प्लीज मिसाल गो अहेड मिसाल पॉइंट के आउट माय लॉजिकल फैलेसी नो हियर। I'm like, अक्सर अब जब हम कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर करप्शन हुई, या हम कह रहे हैं कि यार ये गलती हुई सियासत में, तो कुछ तबलीगी जुमात वाले माइंडसेट वाले होते हैं ना कि यार गलती तो हम सब में है ना, इट्स ओके। यू कैन नॉट इक्वेट द टू थिंग्स। मिसाल के तौर पर इट्स अगर नॉट ओके, मैंने कब बोला इट्स ओके? नो, बट देर इज लाइक दैट क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर एक शख्स रियासती पोजीशन पर फाइज है और वो पख्तूनों को ये कहता है कि ये जो पीटीआई वाले इस्लामाबाद आए हैं ना, ये तो दहशत गर्द है, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, आप इस्लामाबाद आए हो पाकिस्तान अमन खराब करने, खैबर पख्तूनख्वा जाओ ना यार, वहाँ पर कर लो ना, इट्स रेसिज्म। ये शख्स ये एक पोजीशन पर फाइज है। मैं उसकी बात को एक ऐसे शख्स के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, इवन इफ दैट बी इवन माई मदर, लेट्स से इफ शी सेज पंजाबियों के साथ मत बैठना, ट्रू, like वेरी they ट्रू। are not equal, they वन are इज not at all वन इज equal. वन And the इज sec इंस्टीट्यूशनल। and I would like to say the second thing as well. हमने like as I said, we are talking in extreme, हमने बार बार इंसर्जेंसीज के बारे में बात की। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट हमारे ये जो टॉक है इससे, कि पाकिस्तान में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो है वो सिर्फ दे आर लाइक ऑल bearing arms, और वो शुरू ही से थे, and they had like just some fantasy with violence. I think I would disagree with this point. पाकिस्तान में ऐसे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी है जो नॉन वायलेंट है। क्वेश्चन ये है कि रियासत की तरफ से उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट हुई है। वेरी गुड क्वेश्चंस। मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगी एंड आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग एज वेल। देखिए आपने जिक्र किया इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म का, मैंने जिक्र किया कल्चरल रेसिज्म का। ओके। बोथ ऑफ दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म बट बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, रेसिज्म।
ओके। ये दोनों एक जगह से रही हैं। इस वाली बात को रिकग्नाइज करें। हम ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म गलत है, मगर कल्चरल रेसिज्म बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी ओके। बिल्कुल नहीं कह रही कि देयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट रेशियल होमोजेनी एंड हम्म। हार्मनी एवरीवेयर। दैट इज हम्म। अ फेल्ड पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। हम्म। आप रेशियल होमोजेनी नहीं क्रिएट कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू रेस कॉल्ड पाकिस्तानी। हम्म। You can, but यस। it's going to take time. It is going to take 350, 400 years. या। You know, मल्टीपल मेमोरीज खत्म होंगी, नई मेमोरीज क्रिएट होंगी, जनरेशंस आएंगी, आहिस्ता 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 करके आप वहां पहुंचेंगे। अमेरिका आज तक पैन अमेरिकन आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सका। टेक्सन्स कॉल देमसेल्फ द लोन स्टार स्टेट। उनको अपने हम्म। और कैलिफोर्निया के बीच में कोई चीज कॉमन ही नहीं लगती है। हम्म। मिडवेस्ट वालों की अपनी चल रही है, हालांकि टेक्निकली नन ऑफ देम आर अमेरिकन, ऑल ऑफ देम या। आर सेटलर। या। सो टाइम लगता है इन तमाम चीजों में। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान रिकग्नाइज तो करे ना भाई कि ये मसला मौजूद है। या। बोलो तो सही कि हमारे यहाँ रेसिज्म मौजूद है, फिर आप उसको इंस्टीट्यूशनली भी एड्रेस कर लोगे कानून के जरिए। या। फिर आप उसको कल्चरली भी एड्रेस कर लोगे कानून के जरिए और कल्चरल प्रोडक्ट्स के जरिए। अगर आपने एड्रेस ही नहीं करना, अगर आपने मानना ही नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएंगे? और यस, मैं इसके अंदर जिम्मेदारी पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को देती हूँ। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट इंस्टेड ऑफ या। सॉर्टिंग इट आउट। एंड आप रिस्पॉन्स, आखिर तरफ गए और हो। जस्ट लाइक। नॉट इन रिस्पॉन्स, नो प्लीज नहीं। मैं हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू पकड़ के अब मजीद सर नहीं धोना चाहती। ओके। या तो आप इन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट्स माने, और अगर आप मानते हैं कि ये मूवमेंट्स हैं, एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स में पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हमारे पास होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, तो फिर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या। ठीक है। या मैं दिस वाज। आई एम नॉट गोइंग या। टू साइमल्टेनियसली लेजिटिमाइज देम एंड ओके। इनफेंटिलाइज देम। ओके। कि मैं आपको लेजिटिमेट भी समझती हूँ, मगर खैर ना, दूध पीते बच्चियों पे भी तो जुल्म हुआ, उनको चांटा मारा था, इसलिए उन्होंने जवाब में बोला नहीं। या। पंजाबी कुत्ता कहना गलत है। या। काला पंजाबी कहना गलत है। या। आपकी वीडियो इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली है। बच्चे बच्चे ने देखी है। आपकी जमात की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट दें और बोलें कि दिस इज रॉन्ग, या। दिस शुड नॉट बी डन। या। आपके कायदे आजम यूनिवर्सिटी के मेंबरान, आपके इस्लामाबाद की पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटीज के मेंबरान हर वक्त शैम्पू की बोतल पकड़ के आपका सर नहीं धो सकते। भाई हम भी थक जाते हैं। कल को मेरी पार्टी कुछ गलत करती है ना, कोई गलत बयान अगर देती है, तो मैं एज एन एकेडमिक मैं भी थक जाती हूँ, पता है मास। शैम्पू की बोतल पकड़ के सर धो धो के इवेंचुअली मुझे वापस मोड़ के अंदर मैसेज भेजना होता है कि नो, दिस वाज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यू नीड टू अपोलोजाइज। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड इट, दिस या। इज इनडिफेंसिबल। हम्म। दिस अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू स्टार्ट. Because if this accountability does not start, then we don't get to a process of larger state making and truth and reconciliation, which is हम्म। precisely why a lot of these political parties and political movements and socio-political movements and mainly insurgent groups rely on this. Which brings me to my second point. Why is racism bad? हम्म। Because racism एक step है, हम्म। ये एक step है, हम्म। इसकी multiple कड़ियां हैं. हम्म। When do you finally kill someone and हम्म। yourself? हम्म। When you have reached the nehaj, the last stage, जिसको हम लोग कहते हैं dehumanization, या। कि अब आप अगले इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। या। जब आपने बोल दिया कि वो इंसान ही नहीं है, और जब वो इंसान नहीं है तो वो क्या है? वो जानवर है, वो कीड़ा है, वो खराब है। ये लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल की जाती है। फॉर इंस्टेंस, इसराइल ने हमास के बारे में बोला, या। पैलेस्टीनियंस के बारे में बोला कि इंसान है, दे आर रैट्स, या। दे आर वर्मिन। अब मैं नाम बोल बोल के बोलना शुरू करूं, हमारे कौन कौन से एथनो नेशनलिस्ट एज वेल एज हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कौन कौन सी रेसेस के लिए, कौन कौन से पीपल्स के लिए डीह्यूमनाइजेशन टर्म्स इस्तेमाल किए हैं। प्लीज मेरी बात को समझें। मैं यहाँ पे हरगिज ये नहीं कह रही कि रियासत बरीउल इल्जाम है नो, या, नो, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और एंड आई एग्री नैरो विद इट। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो सिर्फ कसूरवार हैं। मैं या। हरगिज ये वाली बात नहीं कर रही हूँ। या, आई अंडरस्टैंड इट। मैं साइमल्टेनियसली 2025 मार्च के एंड में, हम लोग 26 मार्च को आज हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट देना जरूरी है ताकि हमको पता हो मैं किस कॉन्टेक्स्ट से आ रही हूँ। पीछे बिजली भी कड़क रही है, लव एब्टाबाद, सो ब्यूटीफुल। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, नहीं हुई, नहीं हुई। या मैं नवाब अब। खैर बख्शी साहब ने या। बसद एहतराम तमाम बलोच दोस्तों को, क्या उन्होंने एक मखसूस रेस के लिए सुअर का लफ्ज और कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अपनी लिखाई के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर? श्योर, उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी में देखें, पाकिस्तानी स्टेट की पंजाबी कॉम्पोजिशन के सेंस में। बट आपकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके अपने कल को बनने वाले ग्रोहों को डीह्यूमनाइजेशन का प्लेटफॉर्म देती हैं, और ये डीह्यूमनाइजेशन चल रही है। And you आई एग्री groups विद have इट। acted upon them, या। and they should have acted upon them. Is my only take. I think we should also like end talking about this because it's a circle ना। वो लोग खुद को डिफेंड करते रहते हैं। मेरे पीटीएम के दोस्ती मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं, अब तुम हमें रेसिस्ट क्यों कहती हो? एंड ऐसे कि मैं तुम लोगों को रेसिस्ट नहीं कहती हूँ, मैं उन हम्म। रिमार्क्स को रेसिस्ट कहती हूँ जो हम्म। रिमार्क्स कहे गए थे।
हम्म। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि आप रेसिस्ट है। आई नेवर सेड कि फला बंदा इज रेसिस्ट। मैंने कहा ये रिमार्क रेसिस्ट है, ये अमल रेसिस्ट है। इस या अमल को कॉल आउट करें। मैं आपको उसके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ी, मैंने आपको तो वो कैटेगरी दी ही नहीं है। या और ये अवामिल ये जो हमारे चल रही हैं, इनको अब जरा सा हमें रिटायर करना होगा। जरा सा हम लोगों को इनको पीछे हटना होगा, बिकॉज ये बहुत गंदे हैं, ये बहुत से लोगों ने की हैं, इनसे बहुत से लोग इंस्पायर हुए हैं। हमारी मॉडर्न डे फेमिनिस्ट इनसे इंस्पायर हुई हैं। यस ऑल मैन मेरे ख्याल से यहां से निकला है। दैट इज व्हाट इट इज। मैन आर डॉग्स यहां से निकला है। इट इज नॉट कूल, इट इज नॉट डैंक that you're doing it. Sure, no, but I was violated, and that is why, yeah, good, catharsis. Do it with a therapist and your group of friends. पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा कब कोई चीज बनती है, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, उसके यस। ऊपर गेट कीपिंग करने की जरूरत है। या मैं आपने जब मुझे आधा घंटा दिया ना कि हम आधा घंटा बाद शुरू कर लेंगे, तो आई वाज एक्चुअली वाचिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर ही इस किस्म की बातें कही गई थी, जिस तरह आपने कहा पंजाबियों के बारे में कि आप में किसने? तो बोले भी आई नहीं। आई डोंट नो द नेम। बट आई एम व्हाई नॉट नॉट, लेट्स से ना किसने की थी। हम वो उनको बुरा नहीं कह रहे, हम नो उनके कह रहे आई एम नॉट सेइंग दैट आई कैन नॉट लाइक से द नेम ऑन कैमरा। आई वो जो एएनपी वाले की वालों की बलूचिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कौन है, असगर खान चकजई, वो आई डोंट नो द नेम। हैं। या जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी आई थिंक इस किस्म की बात की थी, लाइक कि हमारी हिस्ट्री में तो है ही रेजिस्टेंस, और पंजाबियों में तो कोई इस किस्म की मवाद है ही नहीं कि वो रेजिस्टेंस कर ले, लाइक दिस आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट मीनिंग ही यही लेकिन थी। let's put it to a factual test. Were there any historical resistance movements in Punjab? देयर वर मेनी। There were many. लाइक वी नो द आइकॉनिक फिगर भगत सिंह मिसाल के तौर पर। या तो तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जब या आपके पास कॉलोनियल एंड मैं असगर चकज़ई साहब को बिल्कुल भी ये वाली बात नहीं कह रही। मेरी पार्टी के के सदर है, एंड आई एक्चुअली डीपली रिस्पेक्ट हिम। या आई डू। आई थिंक आई बहुत रिस्पेक्ट एज वेल। उनकी, yeah, I think his politics are absolutely amazing. He gets a lot of things right, and we need to recognize that right now moments are hot. या हॉट क्लाइमेट के अंदर ये वाली बातें होती हैं। और मैं बोलूं कि जी उनको ये नहीं कहना चाहिए, किसी और को ये वाली बात नहीं करनी चाहिए, या इवन बीवाईसी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए एंटी पंजाबी, जब हॉट क्लाइमेट के अंदर ये वाली बातें होंगी। हैविंग सेड दैट, नहीं होनी चाहिए। या Let's step away from narrow ethnic, narrow racist rhetorical talking points and let's come down to like जो एक्चुअल जो हकाइक हैं उनके ऊपर हमें आने की जरूरत है। और इस सियासत और इस रियासत तक पहुंचने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने उस हिस्से की शम्मा हम लोगों को जलाते हुए आगे चलनी चाहिए। मगर ये दिस डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम्स ना। मगर फिर माज वही बात आती है, हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स के अंदर तो हम आज तक फंसे हुए हैं। हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स और उनको अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त के साथ जोड़ने से तुम आगे जा ही नहीं सके हैं आज तक। आपका जो मॉडर्न डे अफगान नेशनलिज्म है, उसके अंदर उसका जो एक एंटी पंजाबी रटोरिक है, वो देव नेवर बीन एबल टू लुक बियॉन्ड द दुरानी एम्पायर। तो या मैं तो अक्सर बात इन बहुत सी बातों को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहती हूँ ना, कि भाई आपकी 10 नस्लें पहले, यानी कि आपका तो आधा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी विटल डाउन हो गया है, उन नस्लों से आया हुआ है। लेकिन उस जमाने की जंगें हारी हुई कि जी हमारे पास ये जमीन थी मगर अब नहीं रही, और अब उन्होंने वो हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है। वो हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है। आपके पास पंजाबी एम्पायर्स हैव एक्सटेंडेड ऑल द वे इनटू काबुल एज वेल। या या दुरानी एम्पायर्स हैव एक्सटेंडेड ऑल द वे इनटू दिल्ली एज वेल। या But bro, chill, chill. This is 2025. I literally have a pencil case that is pink in color, that has a unicorn keychain on it, which is very cute. I have more computing power in my hand right now than the computers that landed the moon, if they landed it, the lander on the moon from NASA's mission. Like, कब की बात कहाँ कर रहे हो? या कब की बात कहाँ कर रहे हो? फिर मैं चली जाऊं पीछे कि 1.5 लाख साल पहले पहला इंसान, पहली इंसानी माँ जो है, और मेरे मजहब के अंदर वो माँ जो है वो पहली औरत थी जो कि खुदा ने बनाई थी, वो इथियोपिया से निकल कर आई थी। तो शुड आई बिकम एन इथियोपियन नेशनलिस्ट? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एथनो नेशनलिज्म का यही है ना कि जी ऑन व्हाट पॉइंट, ऑन व्हाट डेट डू यू ड्रॉ द लाइन? या I do not accept the line that is on my map because it was drawn by a white man. What line do you accept then? Well, I accept this line. Okay, then why not the line that came 300 years before that? या At what point in time are we going to decide nativity? This is a big, black, glaring hole in current politics of nativity and indigenization. This is what we are debating. जी, at what point in time then? कहाँ पे या हम लोग आए? मैं ये समझती हूँ, as a reconciliatory politician, that this is meaningless.
I'm not going to tell you that this is meaningless Mm-hmm. because your meaning is important. But Yuval Noah Harari said, Kiji, at the end of the day, what is humanity? Humanity is but commitment to ideological myths. And Mm-hmm. whatever we all collectively agree on becomes real. So Yeah. मैं आपकी and what you believe in is hence real. Kiji, this is what I believe in, and this is my real boundary. Sure, that is your real boundary. I accept that. I value that. सब कुछ हमारे पास ही होता है but like let's not get away from the fact that then we can go 100 years ahead or 100 years back and that boundary is also going to change. So can we all just agree on a minimum common agenda while या recognizing that vastly going to be majority चीजों पे हो सकता है हमारी disagreement हो तो जिन पे हमारी agreement है उनके ऊपर आ जाए. मिसाल के Let's तौर come पर down to what I call, which is the end goal of truth and reconciliation, right? Not even the end goal. I think it's a starting goal. Let's come down onto a minimum common agenda, विच इज which depends who are we talking about. मुझे अब hypothetically तो मैं नहीं बता सकती ना नो कि दो लोग नॉट hypothetical like you we are living in an actual situation we एज are अ in पॉलिटिशियन मैं ये Pakistan. बात हमेशा करती हूँ आई से कि जी मिनिमम कॉमन एजेंडा हमारा बहुत जरूरी होना चाहिए और इस मिनिमम कॉमन एजेंडा के अंदर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको कहा जाता है उसको सेंटर करें. उसके ऊपर तो हम आए ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक हमारे पास इंडेक्स है हर 5 साल 10 साल 15 साल हम आपको परखेंगे इसके ऊपर. हर वो चीज जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है हम उसको अटैक नहीं करेंगे. और आपकी जानिब से कंप्लीट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करें. well मगर यहाँ I personally believe like इस तरह पॉलिटिक्स में बहुत सी बातें होती है जो हम समझते हैं like they are not as radical but they are actually radical when we put them to test. मिसाल के तौर पर आपने कहा कि let's talk about the human development index. Again, I would like to relate it to the situation as it persists now. एंड हमारी जहन में वैसे ही बलूचिस्तान बलूचिस्तान है तो मैं रफीउल्लाह काकड़ की साहब की बात सुन रहा था. यू नो द पॉडकास्ट उनकी रफीउल्लाह काकड़. ओके. तो वो कह रहे थे कि अगर आप मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के लिए कुछ चाहते हैं और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी ये बात करते हैं मिसाल के तौर पर मोहसिन दावड़ कि अगर आप इन इलाकों के लिए कुछ चाहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि इन इलाके के लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है because like it's as they say Punjab dominated political system and the economic system is also like structured that way. So even if a person take your point that human development index इसे भी practically implemented करने के लिए आपको then if I could look at it from that standpoint from the standpoint of Rafiullah Kakar as I said this is a very radical point as well. precisely. एंड आई एम ग्लैड दैट यू सेड दैट बिकॉज हम लोगों ने रैडिकल को हमेशा वेपन्स के साथ एसोसिएट किया हुआ. रैडिकल का मतलब क्या है? रैडिकल का मतलब है समथिंग दैट अपेंड्स द सिस्टम ऑफ पावर, Yeah. दैट ब्रिंग्स डाउन पावर टू द masses. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक जो आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं दे आर वेरी शॉविनिस्टिक क्योंकि हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नजर आती है ना और रियासत चाहती है कि वो उनको फरोग ना मिले तो इसलिए उनकी आइडियोलॉजी कभी हम तक नहीं पहुंच पाती. राइट. बहुत कम हमारे तक पहुंच जाती है अनलेस कि आप एक बहुत इंसाइसिव किस्म के एक बहुत क्यूरियस किस्म के इंसान हैं और आप उनकी रिक्रूटमेंट मेथड्स द लिटरेचर दैट दे आर कंज्यूमिंग what is the story that each and every one of them is telling each other, because for a radical group, for a radical insurgent group, for an insurgent group to be successful, it has to be very close knit, it has to be Mm-hmm. very tightly knit. And I've been studying like insurgencies for the past many years now. Even when I was a medical student, this was a Mm-hmm. topic very much of my interest. And I've studied multiple insurgencies. I've studied Kurdish, I've studied Maoist in Nepal, I have studied the Taliban, the Islamist insurgencies, the Deobandi Islamist insurgencies that were inspired by Salafi ideologies of Ansar al Mujahideen back in the day. And these days, I'm studying Baloch insurgencies quite a lot. So once you actually get inside it, तो आपको एहसास होता है कि you like तुम लोगों की आपस में खुद को यूनाइट रखने की जो मेथोडोलॉजी है दैट इज अनरेडिकल बिकॉज वो नए स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर को जन्म देती है विद इन दिस ग्रुप एज वेल. सो लाइक श्योर रेडिकल बिकॉज you are contesting a very powerful state and you're taking weapons against it, but then within yourself, Mm-hmm. Mm-hmm. okay, subservience, allegiance, bowing down, prostrating, multi मैं उस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ अल्फाज. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट राइट नाउ बट लाइक ये सारा कुछ हो रहा है विच इज वाई मुझे पॉलिटिकल मूवमेंट ज्यादा रेडिकल लगती हैं. आई थिंक समीदीन की एक तस्वीर उस दिन वाले प्रोटेस्ट की वो जो कर गई है Yeah. वो जो कर गई है Yeah. I actually agree with आपका your point. हजार बंदा बंदी बोलेगी अब मैं सड़क पर निकलूंगी Yes. बजाय इसके कि वो बोले कि मैं हथियार उठाऊंगी. Yes. उसके बाद जो भी उन्होंने अपनी सरमाचार की तस्वीर रिलीज की है हकाल मीडिया ने कंपैरिजन आप करें ब्रॉड सपोर्ट कैसे मिलेगी.
यस, मोमेंट्स को देयर कंट्रोल यू कर गो। लो। या। Because you use your brain, you use your power of dialogue, you use your power of mediation, and then find out what is it that I want to get done. I think पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they have become fan clubs. All of them. All of them. Every single one of them is operating in a manner कि जी आपने एक fan club की तरह चलना है, and we are not willing to sit down with a political party of an opposite ideology to get down on a common agenda against the हम्म। current system, against the current system of political engineering and rigging, because the current system benefits the very people that are running these fan clubs. हम्म। That is the biggest problem. PTI has been hurt, rightly हुआ उनके साथ काफी गलत हुआ है. PMLN and People's Party were hurt as well. What did they do? They first benefited against each other. Nawaz Sharif, Benazir, Nawaz Sharif, Benazir, sorry, Benazir, Nawaz Sharif, Benazir, Nawaz Sharif, हटा दिया. Both of them got together in 2005 in London. कि जी अब तो ये साथ मिलना पड़ेगा हमें. So मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का बेसिकली ये है. We know what the solutions are, but the people in charge of our political systems, the people in charge of our political parties are themselves elite people. They are beneficiaries of this system, and which is why we are unable to collectivize and come onto a common agenda. It is not going to hold on for very long, though. All of us are getting together. There needs to be a revolution within political parties. There need to be revolutions within political movements. There needs to be an end to cultism. No cultism. Values. This is what we stand for. If you stand for this, we are with you. If you don't stand for this, we are not for you. There is cultism in every single parliamentary and non-parliamentary movement in Pakistan right now, and I think we need to rise above beyond it. अब मैं वापस आती हूँ आपकी बात रफीउल्लाह काकड़ वाली. Not within the current system wali. Then what system? We need to get to that system. And that system is one there is no political engineering, where every representative has been directly elected. All of these things, right? हमें उधर आने tyranny of majority हमारे पास नहीं है. या। सेनेट के पास वही इख्तियारात हैं जो कि आपके पास नेशनल असेंबली के इख्तियारात हैं. और आपके पास नेशनल किटी, नेशनल फंड्स को मैनेज करने के जो सलाहियत है, कि जो उसके जो इख्तियारात हैं, वो सिर्फ आपके पास एक ऐसी नेशनल असेंबली नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर एक सूबा यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिंग यानी कि एक फेडरेटिंग यूनिट इतना ओवरली रिप्रेजेंटेड है. आई ऑल्सो बिलीव इन स्मॉल प्रोविंसेस. या। There need to be multiple small provinces, and it's high time that nationalist political parties let go of their false obsession with कि जी हमारा जो province है वो हमारे मुल्क है जो कि हमने अपने लिए गैदर किया है. No, please no. We have all grown up. It's 2025. We need small administrative units ताकि मुल्क को हम लोकल सतह तक हम अपनी पावर को डिवॉल्व करके ला सकें. दिस इज वेयर आई रियली अप्रिशिएट ANP. And this is not a plugin that I'm doing simply because I'm the cabinet secretary in ANP. I'm doing it because I think because ANP has consistently been talking about devolving power down to the local या। level. या डेफिनेटली। That is something that the establishment kind of agreed with back in the day. Like Musharraf was like, yeah, sure, let's do it. But wo jo local devolution hai, that needs to be under the center. We are हम्म। like, needs to be under the province. हम्म। फिर इसके बाद फर्दर आपके पास आर्ग्यूमेंटेशन आती है कि नहीं, प्रोविंस के अंदर भी तो अच्छी खासी नैरो नेशनलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ना. लाइक पख्तूनख्वा के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो पश्तून्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड, चित्राली सराइकीज एंड हजारेवाल आर अंडर रिप्रेजेंटेड, एंड कोहिस्तानीज आर अनरिप्रेजेंटेड. वो तो हम्म। रिप्रेजेंट होते हैं. वो तो बेचारे हजारा के अंदर भी नहीं रिप्रेजेंट होते हैं. तो भाई फिर हमारा क्या होगा? हमें भी इस बात का गुस्सा तो थोड़ा बहुत आता है. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. As a Hindko speaker and as a Hazarewal, that this makes me very angry. We are one of the most literate regions. We've done everything by the book. We've done very well. We never armed ourselves. We never became insurgents. There has been no racist violence here. When there have been military operations in other parts of the country, people have come settled down in our parts of the land and we've integrated. We've accepted them. वो मुहाजिर हों from the time of the crackdown on MQM in Karachi, वो स्वात के हों at the time of the operation and the Talibanization in Swat, वो दावड़ हों या महसूद हों from the time of Operation Zarbiaz later on. You ask them, they come to Aptabad, they live here, and all of them actually believe that their quality of life has improved. हम्म। They're making more money. हम्म। Their women can go to school. We हम्म। are nice. We don't do Achthu Pathan. आ गए हैं. No, we don't do that. We are good people. Come sit down with us. Like all nice, chilling है बिल्कुल. But then why are we unrepresented? या। Why भाई हमारे साथ क्यों हो रही है ये हमारे साथ? भाई हमें छोटे छोटे सूबा ना बनाओ, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो बना दो ना. या। डिविजनल इख्तियार तो दे दो. हम नहीं कर रहे किसी भी किस्म का रेसिज्म. सो ये तमाम गुफ्तगुएं होने को है मास. ये कोई या। फॉर्म नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात हतमी है, कि मेरी बात एक आखिरी बात है, या आपकी बात या मोहसिन दावड़ की बात एक आखिरी बात है.
रफीउल्लाह काकड़ की बात एक आखिरी बात है, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि द करंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग and the current system needs to change. And the change does not need to come from Mohtaram General Asim Munir Saab or the SIFC. The current change needs to come from a directly elected parliament and a directly elected senate and directly elected provincial assemblies where voices are representative of the people. हाँ, हम्म आप सिक्योरिटी के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज लगाएं, सिक्योरिटी हम्म के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज है। There is a regional insurgency. If your province can't quell it, इससे अगर एक्चुअली लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोग खतरे के अंदर हैं, स्टेट मशीनरी के ऊपर अटैक्स वगैरह हो रही हैं, द सिक्योरिटी फोर्सेस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। देयर कैन नॉट बी डीमिलिटराइजेशन विदाउट डिसआर्मामेंट, दैट हैज टू गो। ये But एक that would डिल्यूजनल require again, that would require some sort of what is often called the confidence building measure. मतलब पहले ट्रू पहले ट्रू लोगों तो ट्रू 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 पहले लोग ट्रू तो आप पर बिलीव कर लेना। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द प्रेडेटरी स्टेट। अगर आपके और लोगों के दरमियान फासला इतना बढ़ चुका है कि लोग आप पर यकीन ही नहीं करते, तो वो डिसआर्मामेंट like the like that matters, trust. I would like to come to this question, truth and reconciliation. So there are like two terms, एक है truth और एक है reconciliation. आप एक तरफ मिसाल के तौर पर रियासत है, and like again I'm talking about these social movements because we quite often talk about these things these days. एक तरफ पीटीएम है, एक तरफ रियासत है। एक समझती है कि रियासत ने हम में दहशतगर्दी फैलाई, हम में एक्सट्रीमिज्म फैलाई, हमें बम धमाकों में मारा, यहाँ पर वो लैंड माइंस एटसेट्रा। रियासत कहती है कि दे आर लाइक जस्ट फॉरेन फंडेड एजेंट्स सम सॉर्ट ऑफ। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी तरफ आपको देख रहे, आप देख सकते हैं बीवाईसी फॉर एग्जांपल, बलोच लिबरेशन आर्मी है और रियासत है। इनको आप रिकंसाइल किस पॉइंट्स पर कर सकते हैं? ऐसे कौन से ट्रूथ है जो इनमें से एक को एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन मुमकिन हो सकती है? ओ गॉड, कितने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे। व्हाई आर यू आस्किंग मी ऑल दीस टफ क्वेश्चंस आई बॉस? वांट यू कैंसल्ड। पहले फॉरेन फंड वाले। आई वांट यू I'm कैंसल्ड। already cancelled. BLA hates me. The BLA hates me so much. And BLA fanboys and fangirls also hate me. But more on that some other day. ये होता है मेरे साथ। पहले मैं I was very anti TTP and still very anti TTP as well and all Taliban, तो मुझे उनके फैन बॉयज ही बहुत हेट करते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट के खिलाफ तो उन्होंने वो भी किया था ना, रिलीज अपने मैगजीन के अंदर एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी इन अवामी नेशनल पार्टी में मेरी अपॉइंटमेंट के ऊपर। बहरहाल वाह, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पता नहीं था। कि फॉरेन फंडेड वाले को असेस करते हैं, मुझे फॉरेन फंडेड टर्म इतनी कोई खास पसंद नहीं है। इट्स लाइक मैं पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस आई टर्म। वाज जस्ट लाइक asking, like talking about this extreme ना, कि एक उनके परसेप्शन एक दूसरे के खिलाफ इतनी एक्सट्रीम्स पर है, मैं इसी तो चीज पे बता रिकंसिलिएशन रही किस तरह हूँ। हो सकती है? वो आई डोंट थिंक वो परसेप्शन खिलाफ नहीं है, हकायक है, ये फैक्ट्स हैं। मैं फॉरेन फंडेड की टर्म इस्तेमाल नहीं करती, मैं टर्म इस्तेमाल करती हूँ इंटरनेशनल इकोसिस्टम, कि देयर इज एन इंटरनेशनल इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? हम्म Ecosystem is a closed environment that हम्म interacts with other environments, but it's self-sufficient within itself. अब हम्म अगर हम लोग बीएलए की या बलोच मिलिटेंसी की, अगर हम लोग इंसर्जेंसी, सॉरी नॉट मिलिटेंसी, अगर हम लोग बलोच इंसर्जेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई ये एक फैक्ट है दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, जो कि ऑल ऑफ अस नो दैट, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 1960s एंड 1970s। अभी कोई बात भी हमारे पास नहीं है कि दिस इंसर्जेंट इकोसिस्टम ऑपरेट्स इन अदर कंट्रीज एज वेल। हम्म लाइक आपकी ट्रेनिंग किस मुल्क के अंदर हो रही है, उस मुल्क के अंदर मौजूद कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन से शहरों के अंदर हो रही है, वहां पे आप एक कैंप्स लगे हुए हैं, एंड वी ऑल नो दैट मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, particularly southwestern Afghanistan, bordering Balochistan. Kandahar is a big name. हम्म And then the Sistan Baluchistan region of Iran as well. ये हम्म आपके पास सिस्टम है। हम जब भी बलोच इंसर्जेंसी की, जस्ट एज एन इंसर्जेंसी, मैं हम्म बलोच नेशनल कॉज की, बलोच डिस्पोजेशन की, पाकिस्तानी फेडरलिस्ट निज़ाम की कोताहियों की बात नहीं कर रही। वो हमने बात कर ली है। अब नाउ वी मूव्ड ऑन टू हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 इज इंसर्जेंसी। बलोच इंसर्जेंसी एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करती है। हम्म अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है या पाकिस्तान का जो मिलिटरिस्टिक रिस्पॉन्स है, विच नीड्स टू एग्जिस्ट बाय द वे, political response cannot exist in a vacuum, that it has to be a military response to it as well. That military response also has to be international. The best time to do it was 2021, in my personal opinion. I know हम्म this is a harsh opinion, but this is when it had to be done at the time of the fall of Kabul, which we all are very sad about. It shouldn't have happened, but it happened, and we हम्म were unable to control it. A हम्म lot of sad Afghan people sitting across up in international countries like Amrullah Saleh uh, and Maryam Sulman Kheli often accuse Pakistan of facilitating it, of Pakistan causing it. No, we didn't.
आपकी हम्म। पहली उंगली ज़ुल्फ़िकार खलील ज़ाद की तरफ जानी चाहिए, आपकी दूसरी उंगली अशरफ अशरफ गनी और आपकी मिलिट्री की तरफ जानी चाहिए, तीसरी उंगली चौथी उंगली अगर आपकी हमारी तरफ आती है तो फिर हम बात करने को तैयार है। बट जहां पे पहली अपनी उंगलियां आप जरा वहां पे डालें, जिम्मेदारी कबूल करें, आपका झंडा था, आपका आइन था, आपका एक सदारती निजाम था। अगर आप एक 20 सालों की ऑक्यूपेशन के अंदर एक माइल्डली लेजिबल किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं बना पाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसके अंदर आपकी तमाम जमातें रिप्रेजेंट हो, दैट्स नॉट ऑन अस, दैट्स ऑन यू। उससे पहले की जहादी पाइपलाइन, उसके दौरान की पाकिस्तान की आईएसआई की टैसिट सपोर्ट, विदड्रॉल ऑफ सपोर्ट, जो हमारी गेम्स चलती हैं उसके ऊपर आप जरूर उंगलियां उठाएं, लेकिन आपका पॉलिटिकल फेलियर आपका पॉलिटिकल फेलियर है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, द टाइम वाज 2021, that was the time. I think Pakistan played soft many times when Pakistan should have played hard. हम्म। That was the time to move in swiftly, move in quickly, and take out strategic bases without being deluded under the impression that the interim Afghan government is going to support you unilaterally and forever against insurgencies in your own country. Yeah. Faiz and Bajwa miscalculated, and Imran Khan was used as a rubber stamp, something that he ought to regret and something that he needs to give a clear statement on. हमारे पास किसी भी पॉलिटिकल लीडर की अभी तक क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं आई है ऑन द फॉल ऑफ काबुल, Yeah. on what went wrong, Well, they've and on broken how the are we chains going to of make Pakistan slavery. a strong state. How are we going to make Pakistan a resilient state? And Hmm. how are we going to deal with the ecosystem that exists in Iran and Afghanistan without drowning ourselves out in this umma chumma delusionary thinking कि जी you know वहाँ भी मुसलमान है, यहाँ आप भी मुसलमान है, इसलिए वो हमें support करेंगे. We need to get out of these like ridiculous delusions of ours. So what I believe in tackling the insurgency and like वो जब एक सवाल है foreign funded वाला कि this is an international ecosystem and Pakistan absolutely needs to take out the international ecosystem, and इस international ecosystem के पाकिस्तान के अंदर जो domestic footprints हैं, Pakistan also needs to tackle that. We have anti-terrorism courts, we have jails, we have a criminal justice system. Empower it, improvise it, strengthen it with individuals who know what they are doing, and there should be a zero tolerance policy for all militancies in universities, in schools and colleges, in political parties, in political movements across the board. That is how I want us to operate, and that is exactly what we are saying now. गुड बैड की तफरीक खत्म करो, हम यही कह रहे हैं ना, हर हवाले से कह रहे हैं। तो पॉलिटिकल डायलॉग मेकिंग, पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ending the tyranny of majority, making a directly elected Senate, empowering it to the tune of National Assembly, making small administrative units, devolving power down to the administrative units, dialogue and trust building, all of these Hmm. continue. आपकी साथ में military engagement of insurgency and militancy is an absolute must, and one does not come without the other. हमारी पैसिफिस्ट लिबरल्स को लगता है कि जी जो मैंने अपने पहले वाला प्रोसेस बोला है बस उस वाले प्रोसेस की बात करो, दूसरे वाले की ना करो। हमारे हार्डकोर मिलिट्री थिंकर्स को ये लगता है जो कि बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट में कि जी सिर्फ दूसरे वाले की बात करो, पहली वाली पर कान धरने की जरूरत ही नहीं है, ये अवाम जाहिल डिजर्व ही नहीं करती। आई एम लाइक बोथ ऑफ यू आर राइट, बोथ ऑफ देम नीड टू बी डन टुगेदर. Sit Hmm. down, join the strategy together, implement it collectively for the next 10 years. Don't do this कि जी कियानी साहब की अप्रोच कुछ और थी, राहील शरीफ साहब की अप्रोच कुछ और थी, which delivered results by the way. Let's acknowledge and admit that. उसके बाद आपके बाजवा साहब आते हैं, उनकी अप्रोच कुछ और थी, फिर कुछ और हो गया, अब आसिफ मुनीर साहब आया। ये आप लोगों ने क्या रोलर कोस्टर लगाई हुई है? क्या व्हाट इज दिस? आप लोगों का Hmm. दिमाग नहीं बन रहा? आप लोगों को नहीं समझ आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना? जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी की आगे स्ट्रेटेजी लगा के बैठ जाता है, अभी क्या है? फिर एक दफा एडमिट कर लो। So this roller coaster basically needs to end, and we need a consistent anti-insurgency and anti-militancy thing that we have to move on. You can't be simultaneously fighting a revolutionary war and be crying foul every time your people are killed or your people lose their lives. I'm sorry, but that is just like incomprehensible to me. It's Oh. either a revolution or it's a political engagement. So that is how it is going to be. uh, we have to do a political trust building process and engage in that political process fairly, squarely, consistently, not for the next year, not for the next 5 years, not for the next 10 years, for the next many decades. Hmm. For Pakistan as a region, and for we as Baloch people, Pashtun people, Sindhi people, Punjabi, Hazara, Kashmiri, Chitrali, Gilgiti, and Baltistani, all of us, Hmm. Muhajir, to heal and to collectivize. Multiple decades तक आपका वो अमल चलते रहना चाहिए. But when it comes to tackling, and not but,
And when it comes to tackling armed insurgencies and armed militancy, Pakistan needs to engage the international ecosystem. We are going to win no war. We are going to be successful against no insurgency unless we tackle the international ecosystem. I would like to close off my point by giving the example of Turkey and the recent armistice that has been announced by PKK, which is the Kurdish Armed Liberation Yeah, Movement. It only yeah, happened when Turkey engaged Syria yeah, because the international ecosystem exists there. yeah, yeah, So definitely. yeah, So, no tackling the insurgency, no tackling the insurgency without tackling Iran, with not Iran and Afghanistan, but tackling the international ecosystem that exists within Afghanistan and Iran. that That's that a hard contrapoint. no, that needs to be tackled. I would certainly agree with it, but this would Harden the be state. Harden the state. Harden this the this state. would be Not, the, I think the I want last. the state to be very hard. Just kidding. Oh, don't build too much fascination with the things ये मजाक था यार मैं hard. शुगर लगा रही हूँ. Okay. I do politics and humor Yeah, simultaneously. so I think this would be my last question about this point. आपने जिस तरह कहा कि अगर रियासत को पता चल जाती है कि यहाँ पर मिलिटेंसी हो रही, यहाँ पर मिलिट वट एवर, यहाँ पर कुछ हो रहा है एंड लाइक कोई फॉरेन एलिमेंट्स का हाथ है, तो रियासत को हार्ड स्टेट की शक्ल में उसके सामने आ जाना चाहिए. सो ओके, दैट्स या एक्सेप्टेड. होना ही लेट्स हमारा से चाहिए दैट्स स्टेट को. वाइल देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ जल्दी से, बगैर पहले अपनी बात पूरी करो. फिर oh मैं आती हूँ. I think like even if that is accepted, it's true. लेकिन अगर एक आम शख्स को, लोगों को ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ जो मिलिटेंसी है, यहाँ पर जो टेररिज्म है, अगर यहाँ पर ये जो भी हो रहा है इसमें रियासत का हाथ है, तो लोगों को क्या हार्ड पोस्टर अपनाना चाहिए फिर रियासत की तरफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि दिस इज लाइक द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल कंस्पिरेसी थियरीज इन पाकिस्तान, जो कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी सब कुछ रियासत करा रही है. नो ला सब कुछ. ओके, कुछ भी दुखना, इतना इतना. तो वेल, जो हम लोगों ने बात की है, जिस ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजी की हमने बात की है, उसके अंदर तो वी आर ऑटोमेटिकली एड्रेसिंग दैट. देखें, वी आर ऑटोमेटिकली एड्रेसिंग कि स्टेट की पेट्रोनेज नहीं होनी चाहिए. स्टेट शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग पेट्रोनेज टू मिलिटेंट ग्रुप्स, पर्टिकुलरली इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स, बिकॉज वो मुड़ के फिर आपके ऊपर हमला करती हैं. जब आप किसी को बहुत ज्यादा इस्लाम सिखा देते हो ना, तो फिर उनको आपका इस्लाम कम लगने लगता है. या ये नहीं कि ये तो इट्स लाइक आइंस्टाइन ने बोल दिया हुआ है कि इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट या रिजल्ट्स. एंड या बट आई आस्क एंड द मैं क्वेश्चन एक बात करने बिकॉज वाली हूँ, मैं आपके सवाल के जवाब का और भी हार्श आंसर देने लगी हूँ, जो कि आपको बड़ा पसंद आएगा. आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट होना चाहिए. लेट मी गिव इट टू यू दैट द रियासत पाकिस्तान की रियासत इज गोइंग टू बी अनेबल टू डू दैट, unable to completely divest from their strategy unless Riyasat Pakistan does not change its Kashmir strategy as well. या That is where it all originates. या Origin पे जाने जानू ट्रूथ एंड reconciliation है ना, फुल ट्रूथ बोलेंगे. तो फिर जाने तो that is where we need to go as well. We also need a new Kashmir strategy. या India has changed its strategy completely. They went ahead and they scrapped the autonomous region status. And now we are just waiting, hanging over here कि जी यूएन क्या करेगा, यूएन कब करेगा, यूएन क्यों करेगा. साइमल्टेनियसली आपके पास नेशनलिस्ट फ्रंट आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्रिएट हो गया. वी आर सो स्लो, वी आर सो स्लो एंड वी आर सो रिएक्टिव. हम इंतजार करते हैं कि आग लगे तो फिर हम जाके आग बुझाएं, और जब राख को देख के लोग बोलें कि यहाँ पे राख क्यों है, तो हम बोलें कि ये राख तो असल में जो है तो ये जंगल है. ये एक हमारी वो फाख्ता की तरह आंखें बंद करने वाली एक हमारी एक स्ट्रैटेजी चल रही है. नो, आई थिंक या पाकिस्तान नीड्स टू फ्रॉम अ रिएक्टिव टू अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, particularly when it comes to curbing and addressing militancy and insurgency. या और पाकिस्तान की जो reliance है on local militant groups for its aims and ambitions of strategic depth in other regions, Pakistan also needs to change that completely. The more pipelines and asymmetric warfare और proxy warfare की जो input है, वो जितना आपके अपने mainland से जाएगा, उतना ज्यादा आपको खतरा रहेगा. Um, so that needs to change. I am not going to pussyfoot around that issue. अलबत्ता ये कहना कि जी सब कुछ रियासत करा रही है, हर चीज के पीछे रियासत है, आई थिंक दैट इज क्वाइट इडियोटिक. और ये कहना कि जी रियासत का किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. आपको क्या लगता है अमेरिका के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं है? आज Like, भी हैं. well, अमेरिका के I अंदर won't like to play this game like when Qasim, it's मेरी again like a बात तो Qaisar Ahmad Raja sort of a नहीं, government कि मेरी ये बात तो अमेरिका पूरी में होने तो ये हो दीजिए ना. रहा है. No. अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं वो बात नहीं करी. मैं ये नहीं कह रही अमेरिका में होता है तो इसलिए हमारे यहाँ भी होना चाहिए. आई एम नॉट Yeah, सेइंग गिविंग बेंचमार्क. yeah, मैं ये वाली बात कहना चाह रही हूँ कि ग्रुप्स वहां पे ही मौजूद हैं. ठीक है, which is wrong. नेशन ऑफ इस्लाम भी मिलिटेंट था, फिर नॉन मिलिटेंट हुआ, ब्लैक पीपल लीड कर रहे थे उसको. उसके बाद आपके पास अच्छे खासे सेल्स आपके पास मौजूद हैं. आज भी आपके पास सेल्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के सेल्स आपके पास मौजूद हैं. यू ऑलवेज रिमेन इन टच. दैट इज द जॉब ऑफ एनी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो CIA हो कि वो R&AW हो,
वो ISI हो, यू डू रिमेन इन टच। एंड ऑफन टाइम्स वो होता है ये कि जो रिमेनिंग इन टच वाला चीज़ होती है हमारी, कि जी हमारा, लेट्स से आप एक मिलिटेंट फैक्शन लीड करते हो, और लेट्स से जी मैं एक ISI की बंदी हूँ, और मेरी आपके साथ सलाम दुआ है, और आप रहते हो मटाक के अंदर या आप कबल के अंदर रहते हो, तो आप भी जब उधर उठक बैठक होगी, आप जब इफ्तारियों में बैठोगे, तो आप खुसर फुसर करोगे, आप भी जरा सा बोलोगे कि जी मेरी बातचीत होती रहती है, बोलोगे आपकी वाली बात बताने के लिए अगले लोगों को, जी मेरी है, बिकॉज ISI डिनोट्स पावर ना। ये हम्म तो आप डिनाई नहीं कर सकते, हम जितना क्रिटिक कर दें, इन द नेशनल साइकी इट इज सीन एज दैट CIA डिनोट्स पावर, सो मच पावर कि ट्रंप की पूरी कैंपेन का इतना बड़ा एक इन्हिसार ही anti-CIAness के ऊपर था, कि मैं आखिर में आके जो तुलसी गैबर्ट लगाऊंगा, काश पटेल लगाऊंगा इसके ऊपर, विच हम्म आई डू बिलीव बाय द वे इज इंडियन infiltration into the हम्म American establishment system, which America needs to address soon and America needs to address quickly. उनका blind spot है बहुत बड़ा, but हम्म more on that some other day. या है ना, intelligence agencies represent power in any modern nation state. या और कुछ भी नहीं, आप इंसर्जेंट ग्रुप्स को देख लो, बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स का एक एक इंटेलिजेंस विंग है। द वे दे टॉक अबाउट इट, द वे इट इज स्पोकन इन हकाल मीडिया, द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड, द वर्ड दैट देव गिवन देम डिनोट्स पावर, कि हमें पता है। तो अगर आप, जिसको पता है, आप उस अदारे को रिप्रेजेंट कर, अगर आप मारखोर हो और आपकी किसी से बात होती है और आप सिर्फ इसकी बात करो बिकॉज आपका काम है भाई, आपके पास अब इंटेलिजेंस होनी अगेन चाहिए कि अगेन what बात is- करना इज समथिंग एल्स, बात लाइक तो जिस होने तरह। दो ना, अल्लाह, मेरी बात नहीं पूरी हुई है। और आप वो वाले मिलिटेंट फैक्शन लीडर हो, और आप लोगों को उठक बैठक में आप इफ्तारी के टाइम पे बताते हो कि जी हमारी तो बातचीत होती है, और लोग फिर सुनते हैं, तो फिर लोग जाके बाकियों को बताएंगे कि ये ना मिले हुए हैं आपस में, ये इधर से उनको सपोर्ट आती है। वो होता बेसिकली ये है, इट इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई एम नॉट डिनाइंग कि पाकिस्तान की स्टेट पेट्रोनेज नहीं रही है टू मिलिटेंट फैक्शंस। आई एम नॉट इवन डिनाइंग कि पाकिस्तान ने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं किया उनके साथ, वहां जहां पे वो डायरेक्टली खुद काइनेटिक एंगेजमेंट नहीं कर सकते थे, दे यूज दैट स्ट्रैटेजी। हम्म गुड, I appreciate that strategy. I ओके support that strategy. People who have not studied war, people who have not studied strategic sciences, people who have not studied how to do asymmetric warfare and proxy warfare shouldn't really be giving opinions on how kinetic engagement is done. पॉलिटिकल एक्सेप्टेड। ओपिनियन के गुड बैड के बीच में तफरीक नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेड। पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन पाकिस्तान की स्टेट पेट्रोनेज नहीं होनी चाहिए मिलिटेंट ग्रुप्स को, पाकिस्तान शुड नॉट बी सपोर्टिंग आर्म्ड इंसर्जेंसी बिकॉज दैट देन कम्स बैक टू हॉन्ट अस इन आवर लोकल पॉपुलेशंस, एब्सोल्युटली अग्रीड विद। हम्म लेकिन उस एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट स्टेट के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हसास अदारे क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ मखसूस उस एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, प्लीज, यू आर नॉट अ सर्जन, जिनकी जॉब है उनको काम करने दें, उसके ऊपर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हु स्टडीड दिस, उनका जो टेक और उनका जो क्रिटिक है, आई वुड रादर टेक दैट। Okay, that's accepted, and I think I would agree with this point. But I would just say I will never accept this idea that certain people could be used as instruments, as collateral damage. अगर एक डॉक्टर मुझसे कहे कि जी चलो आप मुझे अपना हार्ट दे दो, ताकि मैं सर्जन हूँ और मुझे पता है आप, even though you are healthy, you need to give me your heart to give it to some patient of I don't know. So I would disagree with it.